डिसाइड करेंगे कल या परसों अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा। सभी लोग एक बार जुड़ जाइए पहले, एक आध 30-35 सेकंड में, क्योंकि चैप्टर की आप शुरुआत है तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग रहे क्लास में। एक ऐसा वर्ड औसत, इसे नॉर्मली सभी जानते हैं कि यार औसतन चीज, औसत एक आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है ना। नॉर्मल लाइफ में आप ये वर्ड कई बार यूज कर चुके हो, औसत। ये क्या होता है औसत? भाई कोई चीज आपस में बांटनी हो तो औसत कितना ये चीज आए। मान लो किसी चीज में मतलब कहीं कुछ खर्चा आपका हुआ हो तो औसतन कितना खर्चा हुआ। तो ये वर्ड बहुत बार आप लोगों ने बोला है। थोड़ा सा इसे हमें डिटेल में पढ़ना है, मीनिंग वही है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमें ये देखना है कि भाई कितना सॉरी क्या इसका मीनिंग होता है। मैं 2-3 एग्जांपल आपको बताऊंगा और आपको जो औसत है इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर इसकी हम डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखेंगे और अपने सवालों को करना शुरू कर देंगे। अच्छा, औसत की अगर मैं बात आपको करूं तो मान लो आप 4-5 लोग हो, पार्टी वगैरह करते हो। बिल्कुल करते हैं सर। मान लो 4-5 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि भाई ना पार्टी करते हैं। पार्टी करते हैं और मतलब जो खर्चा आएगा ना उसे आपस में बांट लेंगे। सुनना मेरी बात, आपस में उस खर्चे को बांट लेंगे। तो 5 लोगों ने प्लान किया और मान लो ट्रिप प्लान किया, चलो पार्टी छोड़ो, ट्रिप प्लान किया कि यार एग्जाम वगैरह हो चुके हैं और चलो कहीं घूमने चलते हैं। 5 लोगों ने भैया ट्रिप प्लान किया। अब उन्होंने कहा कि खर्चे को जब घर आ जाएंगे ना वापस तो तब आपस में हम देख लेंगे, बांट लेंगे। तो भैया गए रास्ते में तो 4-5 दोस्तों में एक की जेब में पड़े हुए थे 10,000 रुपये। एक की जेब में पड़े हुए थे मान लो 10,000 रुपया। उसने अपने 10,000 सारे के सारे खर्च कर दिए, कहीं तेल में, कहीं टोल टैक्स में, कहीं आगे जाके होटल वगैरह में, मतलब उसके 10,000 हो गए खर्च। दूसरे वाले की जेब में पड़े हुए थे 2,000 रुपये, उसके भी 2,000 खर्च हो गए। या कहीं आप मतलब सब कुछ आपस में अभी चल रहा है, जिसके जिसके पास जितना है ना वो उतना पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है। और एक बच्चा एक आप में से एक डायरी में इसके इतने हो गए, इसके इतने हो गए, इसके इतने हो गए। तीसरे वाले के पास मान लो थे 1,000, तीसरे के पास 1,000 थे, चौथे के पास थे मान लो 3,000, और पांचवा भाई था कि भाई मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, जीरो है। जब घूमने गए थे, अब आ गए घर, अब हिसाब होने लग गया कि भैया हिसाब करो, सबके पास बराबर बराबर पैसा आना चाहिए। जिसके जिसने 1 रुपया भी नहीं दिया वो कहीं से अरेंज करके भाई साहब करे। तो जब इनका हिसाब हुआ, आप लोगों का जब हिसाब हुआ तो आप लोगों के खाते में औसतन कितना खर्चा आया? क्या जो पहले वाले ने 10,000 रुपया दिया, क्या उसके खाते में 10,000 रुपया आया? क्या वो 10,000 रुपया ही देगा ट्रिप के लिए? नहीं। दूसरा वाला क्या 2,000 रुपया ही देगा? या पांचवा क्या 1 रुपया भी नहीं देगा? नहीं। ये तो जब घूमने गए थे ना, जिसकी जेब में जितना पैसा था दे दिया। लेकिन जब घर आकर सबको बराबर बराबर स्प्लिट करना है कि भैया औसत बताओ कितना खर्चा पड़ा है, मेरे मेरे हिस्से में कितना खर्चा आया, ऐसे पूछते हैं ना, बताओ मेरे हिस्से का कितना है, मेरे हिस्से का कितना है। तो जो आप ये पूछते हो मेरे हिस्से का, वही औसत होता है। वो कैसे निकालते हैं बच्चे? वो निकालते हैं पहले सारा पैसा जोड़ेंगे, 10 2 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16,000 रुपया सारा हो गया जो खर्चा हुआ है। ऐसे जोड़ते हैं ना, मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई मोटा मोटा हिसाब 16,000 रुपये हम सबका खर्चा हुआ है और हम कितने लोग थे, 1 2 3 4 और 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। एक के हिस्से में कितना खर्चा आया भैया? 3200 रुपया खर्चा आया। 3200 रुपया एक को देना है। ऐसे हिसाब होता है जब आप कहीं घूमने जाते हो या कहीं मान लो होटल वगैरह में पार्टी करने गए तो 2 3 4 लोगों ने मिलकर पार्टी की, किसी एक ने खर्चा कर दिया, सारा बिल उसने दे दिया। लेकिन बाद में जब हिसाब होता है तो उस बिल को डिवाइड करते हैं किससे? जितने लोग थे। तो एक के हिस्से में 32, यानी कि प्रत्येक को 3200 रुपए देने हैं। अब जिसने 10,000 रुपया अपनी जेब से पहले दे दिया था उसको ये सारे पैसे मिलेंगे उसको, और सारे पैसे अपनी जेब से वो खर्च कर चुका है। ये मोटा मोटा हिसाब मैं बता रहा हूँ। चलो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ सारे लोग जुड़ जाएं, तब तक जितने भी लोग हैं वो एवरेज का एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ ही जाए। दूसरा एग्जाम्पल, भाई घर में मान लो 4 बच्चे हैं, एक घर में ना 4 बच्चे हैं। अब पापा आए और पापा टॉफी लेकर आए। मतलब 20 टॉफी का एक पैकेट है, उस पैकेट में ना 20 टॉफी है। उस पैकेट में 20 टॉफी है। पापा उस टॉफी के पैकेट को लेकर आए और बोला कि आप इसे ना आपस में बांट लो, आप इस 20 टॉफियों को आपस में बांट लो। तो अब ये 4 लोग उसे कैसे कैसे बांटेंगे? एक बच्चे के हिस्से में कितनी टॉफी आएंगी बताओ? एक बच्चे के हिस्से में कितनी टॉफी आएंगी? बच्चे ये प्लीज आप सुबह सुबह मत करो सर जल्दी करो, फास्ट करो, आगे चलो, पीछे चलो, ऐसे मत करो। मैं पूरे मूड से आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरे दिल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे पढ़ाने दो। आप ऐसे करो सर जल्दी चलो, मतलब आप फिर मुझे ऐसा लगेगा कि ना आप मुझे गाइड कर रहे हो, ऐसे चलो, इधर चलो, तेज चलो, मंद चलो, फिर मेरा क्या फायदा? मुझे ऐसा फील आएगा जैसे मैं चल रहा हूँ, प्लीज मुझे चलने दो। मैंने आपसे कहा कि 20 टॉफी, मुझे चलने दो। मैंने आपसे कहा कि 20 टॉफी हैं और 4 बच्चे हैं। अब ये 4 बच्चों में 20 टॉफी बांटी जानी है, तो एक बच्चे के हिस्से में कितनी टॉफी आएंगी? तो आप कहेंगे कि सर 20 टॉफी हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 जितने लोग हैं उतने से डिवाइड कर देंगे, तो एक बच्चे के हिस्से में 5 टॉफी आएंगी। 5 5 5 5 हर किसी के हिस्से में आ जाएंगी। पहले बच्चे के हिस्से में भी 5, दूसरे के में भी 5, तीसरे और चौथे सब में 5 5 बढ़ जाएंगी। यही होता है औसत। औसत मतलब जब मैं जितने लोगों की बात कर रहा हूं ना, प्रत्येक के हिस्से में बराबर बराबर चीजें मिले, प्रत्येक को बराबर बराबर, ना तो किसी को कोई ज्यादा और ना ही किसी को कोई कम। जब मैं एवरेज की बात करूंगा तो मतलब सबको बराबर बराबर पैसा मिले या बराबर बराबर वस्तु मिले। अब यहां से एक डेफिनेशन निकल के आती है, एक बच्चे एक डेफिनेशन यहां से निकल के आती है। ये मैं रफ कर देता हूँ सारा, तो कोई जरूरत नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए, तो कोई नोट्स वगैरह में नहीं है ये भी मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब असली चीज शुरू होती है। बच्चे औसत का मतलब क्या है? मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है युग्मों का योग, युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो एवरेज, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हैं, अगर आपको उनका एवरेज बताना है तो आपने सारी संख्याओं को जोड़ना है। भाई जो अभी हमने वो निकाला था कि लोग बाहर घूमने गए, 10,000, एक ने 2,000, एक ने 3,000, हमने सभी को जोड़ा था ना, तो सम ऑफ टर्म्स कितनी संख्याएं सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो युग्मों की संख्या, कितने लोग हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। लेट्स सपोज बच्चे अगर मैंने आपसे कहा कि जरा मुझे इनका एवरेज बताओ, 15 3 16 4 17, बच्चे मुझे बताओ जरा कि क्या यहाँ इनका एवरेज होगा, औसत क्या होगा? तो मैंने संख्या लिखी 15 3 16 4 17, मैंने कहा बताओ इनका एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा? अभी आपने देखा कि सर जो औसत होता है ना वो तो युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मुझे यहाँ एवरेज यानी कि औसत चाहिए तो बच्चे मैं सभी संख्याओं को जोड़ूंगा, यानी कि 15 + 3 + 16 + 4 + 17, मैंने सभी को जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया। मैंने कितनी संख्याओं को जोड़ा है, जितनी संख्याओं को जोड़ा है मैं उतने से डिवाइड कर दूंगा। 1 2 3 4 और 5, 5 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मैंने 5 संख्याओं को जोड़ा है, मैंने 5 संख्याओं को जोड़ा। जोड़ना 16 4 20 17 30 20 20 20 50 15 55, सॉरी 65 और बटे 5।
आंसर कितना आ जाएगा 13। बच्चे एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया 13। 55 है क्या, 17 3 20, हाँ सॉरी 55 है ना, 55/5 यानी कि 11। अब सुनना मेरी बात, हमेशा आपको कुछ भी संख्या दी हुई हो, आपको कुछ भी संख्याएं दी हुई हो और आपसे कहे कि इनका एवरेज बताओ, एक स्टार पॉइंट याद रखना, स्टार पॉइंट याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक औसत दी गई संख्याओं का औसत, दी गई संख्याओं का औसत, दी गई संख्याओं का एवरेज या औसत हमेशा हमेशा सबसे न्यूनतम, न्यूनतम तथा अधिकतम, न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या के बीच में होता है, के बीच में होता है। ये बात आप याद रखना, कॉमन सेंस की बात है कि जब भी आप औसत निकाल रहे हो किन्हीं भी संख्याओं का, तो वो जो एवरेज आएगा ना, वो सबसे बड़ी संख्या से तो छोटा होगा और सबसे छोटी संख्या से बड़ा होगा, उन दोनों के बीच में ही कहीं होगा। आप देखो, सबसे छोटी संख्या 3, सबसे बड़ी संख्या 17, तो औसत हमारा 17 से तो छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा। कोई भी ऐसा केस नहीं बनेगा, कोई भी ऐसा केस नहीं बनेगा कि औसत बड़ी संख्या से ऊपर निकल जाए या छोटी से कम रह जाए, कभी ऐसा होगा ही नहीं, कभी ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, औसत हमेशा छोटी संख्या से बड़ा रहेगा और बड़ी संख्या से छोटा रहेगा। भाई मान लो, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल और दूं, मान लो एक गांव में ना, एक गांव में 500 लोग रह रहे हैं, एक गांव में 500 लोग रह रहे हैं। अब हर तरह के लोग हैं, मतलब किसी के पास बहुत सारा पैसा है भाई, घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं। किसी के पास एवरेज पैसा है कि भाई एक ट्रैक्टर है, एक बाइक है और अपना काम चल रहा है। किसी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि भाई वो दूसरों के घर जाकर बर्तन मांज रहा है और दूसरों के खेतों में काम कर रहा है, उसी काम, सेम गांव की मैं बात कर रहा हूं। तो हर तरह के लोग रहते हैं, आपके गांव में भी ऐसे लोग रहते होंगे कि एक के पास बहुत पैसा होगा, एक के पास एवरेज होगा, एक के पास बिलो एवरेज, एक के पास बिल्कुल भी नहीं होगा, जो अपनी दिनचर्या के लिए भी दूसरे के घर जाकर काम करके खाना अपना अरेंज कर रहा है। ऐसे लोग हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि उस गांव की औसत इनकम बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि उस गांव की औसत इनकम, एवरेज इनकम क्या होगी, तो बच्चे पता है आप क्या करोगे, आप सभी की इनकम का योग, यानी कि 500 लोगों की इनकम का योग, 500 की आय का योग, आय का योग, सभी के घर जाओगे, पूछोगे कितना कितना पैसा आप कमाते हो, सबसे पूछ के सभी का योग कर लोगे और डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे, 500। वो आ जाएगा गांव की औसत इनकम। क्या आ जाएगा बच्चे, वो आ जाएगा गांव की औसत इनकम। आप जो अमीर था उसके पास भी गए, जो गरीब था उसके पास भी गए, सबसे आपने सबका पैसा पूछा, जोड़ा और डिवाइड कर दिया 500, तो वो आएगा औसत इनकम। उस केस में जो गरीब था उसके पास भी कुछ ना कुछ पैसा दिखेगा, आपके आपकी बैलेंस शीट में, आपके आपकी कैलकुलेशन में उस गरीब के पास भी कुछ ना कुछ पैसा दिखेगा, जिसके पास जीरो पैसा था, क्योंकि आपने अमीर का पैसा भी पूछा, उसको भी जोड़ा, तो डिवाइड 500 से करोगे तो गरीब के पास भी कुछ ना कुछ पैसा आपको मिलेगा। मतलब असलियत में नहीं, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, औसत के हिसाब से मैंने कहा कि जो औसत होता है वो छोटी संख्या से बड़ा होता है और बड़ी संख्या से छोटा होता है। तो ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होगी, कहीं भी एवरेज निकालना है, सबको जोड़कर डिवाइड कर देना है जितनी संख्या है। चलो अब एक चीज और मैं बताता हूँ, अब यहीं से एक चीज और निकल के आती है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट जो है वो और निकल के आता है। क्या, मैं अगर आपसे कहूं बच्चे जरा मुझे योग बताना, योग क्या होता है, अगर मैं संख्याओं का योग आपसे कहूं, तो जैसे मेरे पास जो था वो ये था, मेरे पास जो मैंने अभी फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था वो ये था औसत का। क्या था कि औसत बराबर युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। अगर मैं योग आपसे पूछने लगूं तो ये संख्या इधर आकर औसत से गुणा हो जाएगी, इसे मैं अलग से लिखवा रहा हूं। अगर मुझे योग निकालना है तो मैं औसत को, मैं एवरेज को किससे करूंगा, सम ऑफ टर्म्स, यानी कि युग्मों की संख्या से, युग्मों की संख्या से। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये एवरेज में मैं कह रहा हूं 90% सवालों में मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा, 90% क्वेश्चंस में। योग बराबर, किसी भी सवाल में आपको अगर औसत दिया होगा और संख्या दी होगी, तुरंत आपने एक काम करना है, योग निकाल देना है। अभी आप करके आए थे, असाइनमेंट वर्क पढ़ के आए थे, वहां हमने क्या किया था, मान लो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो वहां ये वाली लाइन देखते ही हमारे दिमाग में तुरंत आता था कि इनका एलसीएम लेकर एफिशिएंसी निकाल दो। तुरंत पहला काम यही करते थे हम, हर सवाल में करते थे कि नहीं, यस। यहाँ भी आपने एक ही काम करना है, किसी भी सवाल में अगर आपको औसत दिख जाए और संख्या दिख जाए कि भाई इतनी संख्याओं का औसत ही है, आपने तुरंत क्या करना है, तुरंत उनका योग निकाल देना है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताओ 6 संख्याओं का योग, किसी सवाल में कुछ ऐसा दिख जाए, 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का औसत, सॉरी 6 संख्याओं का जो औसत है ना वो 15 है, वो 15 है। ऐसी लाइन कहीं भी आपको दिख जाए किसी भी सवाल में, मैं कह रहा हूं सवाल आपको समझ में आए ना आए, सबसे पहले योग निकाल कर बैठ जाओ। ये 6 संख्या दी हुई है और औसत दिया हुआ है, सबसे पहला काम आपका प्राइम जो वर्क है बच्चे वो योग होना चाहिए। तो योग कितना हो जाएगा, 6 संख्याओं का औसत अगर 15 है तो योग हो जाएगा 6 गुणा 15 यानी कि 90। 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 90। एक चीज आपको सवाल में दिखे कि ए और बी, ए और बी का औसत, ए और बी का औसत 12 है, 12 है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि यार यहाँ हमारे पास है ए और बी, तो ए और बी का औसत अगर 12 है तो बच्चे योग बताना जरा, योग बताओ जल्दी से। अगर ए और बी का औसत अगर 12 है तो योग कितना होगा। सिंपल सी लाइन आपको दी हुई है कि ए और बी का औसत 12 है, मैंने कहा बच्चे तुरंत आपने निकालना है योग। अगर औसत 12 है ए और बी का तो योग यानी कि ए प्लस बी कितना होगा, संख्या कितनी है 1 और 2, तो ए और बी संख्या कितनी है 2 और आपका औसत है 12, आप मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा भाई। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और दूं मैं आपको, कहीं अगर ऐसा हो कि राम, श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन की औसत आयु, औसत आयु या आय मान लो 2000 रुपए है, ऐसी लाइन कहीं आपको दिख जाए कि राम श्याम और मोहन की औसत आय, इनकम 2000 रुपए है, कहीं भी ऐसा दिख जाए औसत और संख्या, तुरंत योग निकालना है। अच्छा, अगर 3 लोग हैं, राम है, श्याम है और मोहन है, इन तीनों की औसत आय अगर 2000 है तो इनका योग कितना होगा। बच्चे योग कितना होगा, राम प्लस श्याम प्लस मोहन, कितने लोग हैं 1 2 3, औसत कितना है 2000, तो भाई योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 6000। तो तीनों की आय का योग कितना है 6000। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि कहीं भी 6 संख्याओं का औसत 15 ऐसा कहीं दिख जाए कि n संख्याओं का औसत m है, तुरंत आपने योग निकालना है। इस तरह की भी दिख सकती है, ए और बी का औसत 12 है तो योग a प्लस बी 12 गुणा 2, क्योंकि दो ही संख्या है ए और बी। कहीं ऐसा भी होगा कि राम श्याम और मोहन की औसत आय 2000,
औसत एवरेज। तो योग कितना होगा भाई, 3 लोग हैं राम श्याम और मोहन, औसत है 2000, संख्या को औसत से गुणा कर दिया 6000, आपका आंसर आ गया। चलो अब मैं आपको पहले सवाल पहले टाइप की तरफ लेकर चलता हूं, ज्यादा डीप में हम इसमें घुसेंगे नहीं, 20-22 मिनट की बहुत थ्योरी हो गई, इतना ही टाइम है हमारे पास। चलो ओके बच्चे, अब सवाल पे सवाल करेंगे और 15-16 सवाल 17 सवाल मेरे पास हैं और इन्हें करके फिर हम अपनी क्लास ओवर करेंगे आज की। ओके, अब क्वेश्चन क्वेश्चन इतना भी आज मुझे आपको पढ़ाना है, ऑलमोस्ट थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूं आज की। वैसे थ्योरी कुछ ज्यादा है नहीं एवरेज में, बस एक सिंपल सी बात है कि औसत बराबर योग बटे संख्या और योग बराबर औसत गुणा संख्या, और कुछ थ्योरी तो है नहीं। और तो मैंने जस्ट आपको उसके मीनिंग बताएंगे औसत का मतलब क्या होता है। ओके, सवाल है 52 लड़कियों का औसत वजन 47 किलो है, तो उनका योग क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल रखा है ताकि आप अपने आप कर सको इसे। भाई 52 लड़कियां हैं, कितनी है 52 लड़कियां, औसत कितना है 47, योग पूछा है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे अगर मुझे योग निकालना है तो मैं क्या करता हूं, मैं औसत से युग्मों की संख्या को गुणा करता हूं, औसत से युग्मों की संख्या को गुणा करता हूं। तो मेरे भाई औसत कितना है 47 और संख्या कितनी है 52 लड़कियां, तो 52 से मैं गुणा कर दूंगा, ये आ जाएगा 47 दूनी 94 हासिल के 9, 43 पंजे कितना होता है 235 और 235 और 9 244, 2444 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बिल्कुल से पहला क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आई होगी। चलो ये सवाल करो। फर्स्ट टाइप है, पहले टाइप में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां आपको योग निकालना ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। फर्स्ट टाइप मैंने ऐसा ही रखा है। ए और बी की औसत आयु 24 वर्ष है, ए और बी की। मैंने आपसे कहा कि सवाल समझ में आए ना आए, एक काम तो आपने जरूर करना है, अगर कहीं भी औसत दिख जाए तुरंत योग निकाल देना है। जैसे उसने कहा ए और बी कितने लोग हैं भाई, ए और बी 2 लोग हैं, तो 2 लोगों का औसत है 24। आगे चलो ए बी सी, अगली लाइन में उसने 3 लोग बोल दिया कि भाई अब 3 लोग हैं ए बी सी और उनका औसत है 22। आपसे कह रहा है सी की आयु बताओ क्या होगी। आप एक बार औसत निकालो, डेफिनेटली आपको यहां सवाल आराम से कर लोगे आप। देखो पहली लाइन पढ़ते हैं बच्चे, उसने कहा ए और बी का औसत 24 वर्ष है, ये वाली लाइन जो मैंने अभी सर्कल की है। मैंने कहा जब भी आपको औसत देगा तुरंत क्या करना है, तुरंत योग निकालना है। अगर ए और बी का औसत 24 है तो ए और बी का सम योग कितना होगा, संख्या कितनी है ए और बी, 1 और 2, 2 संख्या है, इनका औसत कितना है 24, 24 से गुणा कर देंगे आ जाएगा 48। तो ए प्लस बी आपको मिल गया 48 है, ए प्लस बी। अब अगली लाइन में बोला कि ए बी और सी, अब 3 लोग कहती हैं, उनका औसत 22 है। बच्चे अगर मैं इनका योग निकालना चाहूं कि ए प्लस बी प्लस सी, भाई औसत दिया हुआ है 22, औसत दिया हुआ है 22, मुझे चाहिए सम। और कितने लोग हैं 3 लोग हैं ए बी सी, तो संख्या है 3, औसत कितना है 22, तो योग कितना हो जाएगा 66। कितना हो जाएगा मेरे भाई, योग हो जाएगा 66। आपसे बोला बताओ सी की आयु कितनी है, सी की। अच्छा अगर मैं ए और बी की जो आयु है 48, अगर मैं उठाकर दूसरे समीकरण में रख देता हूं यहां पर कि पहली लाइन में बोल रखा है ए प्लस बी 48, अगली लाइन में बोल रखा है ए प्लस बी प्लस सी 66, अगर मैं सी की आयु पता करना चाहूं तो ए प्लस बी की कितनी है 48, यहां पे रख दूंगा मैं, और सी तो ऐसे ही रहेगा बराबर 66। तो सी कितना आ गया 66 माइनस 48, तो 16 में से 8 गए 8, 5 में से 4 गया 1, यानी कि सी आ गया 18, ऑप्शन नंबर बी। मैंने कहा ना एक बार आप योग निकाल लो, सवाल का तरीका रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा, क्या करना है आगे, है ना। योग निकाल दो, जैसे मैंने दोनों का योग निकाला, मुझे पता चल गया क्या करना है सवाल में आगे। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, ये सवाल करिए जरा, करेंगे सभी भाई इस सवाल को। भाई क्लास नोट्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है ना आपको, थोड़ा सा लेट हो जाता है मतलब अपलोड वगैरह होने में, लेकिन सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है ना, बोर्ड पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ टीम को, तो अपलोड कर देती है। और वर्कशीट का सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल रहा होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा एफर्ट आप लोगों को नहीं लगाना पड़ रहा है। हालांकि मैं कभी भी अपने बैच में वर्कशीट का सॉल्यूशन देता नहीं हूँ ताकि बच्चा अपनी मेहनत से चीजें करे, लेकिन आपके पास उतना टाइम है नहीं, इसीलिए मैंने वर्कशीट का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है। ओके चलो, सवाल है D1 और D2 का औसत 40 है, आगे पढ़ो। D2 और D3 का औसत 45 है, ओके। D1 और D3 का औसत 55 है, तो D3 क्या होगा, तो D3 क्या होगा बताओ। भाई यहाँ सबसे पहली लाइन में D1 D2 का औसत 40 है, तो मुझे क्या करना है, योग निकालना है D1 प्लस D2। तो बच्चे D1 प्लस D2 कितना हो जाएगा, भाई दो संख्या है, औसत 40 है तो योग हो जाएगा 2 गुणा 40 यानी कि 80। भाई दो संख्याओं का औसत अगर 40 है तो योग हो जाएगा 80। अब कह रहे हैं D2 और D3 का औसत 45 है, तो D2 और D3 का योग कितना हो जाएगा, D2 प्लस D3। अगर औसत 45 है तो योग कितना हो जाएगा 2 गुणा 45, क्योंकि ये भी दो संख्या है, ये आ जाएगा 90 90। आगे चलो, फिर उसने कहा कि D1 और D3 का औसत, D1 और D3, तो D1 प्लस D3 योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा औसत कितना है 55, तो 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि दो ही संख्याओं की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा भाई 110। अब हमें निकालना है D3 क्या होगा। हमारे पास दो दो पेयर दे रखी हैं, सुनते रहना, हमारे पास दो दो D1 प्लस D2 80, D2 प्लस D3 90, D1 प्लस D3 110। डायमंड वर्क में सिखाया मैंने कॉन्सेप्ट ऐसा आपको कि जब A प्लस बी इतने दिन में कर रहे हैं B प्लस सी और C प्लस ए, उनकी एफिशिएंसी निकालनी होती थी तो जोड़कर 2 से डिवाइड करते थे। चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, यहाँ भी आप क्या करो, सबको ऐड कर दो बच्चा, सबको ऐड कर दो, इधर भी और इधर भी, है ना। जब मैं इधर ऐड करूंगा तो D1 कितनी बार है 2 बार, तो 2 D1, D2 कितनी बार है 2 बार, 2 D2, और D3 कितनी बार है 2 बार, तो D3। इधर जोड़ेंगे तो 110 और 90 200 और 80 280। ठीक है बच्चे, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा D1 प्लस D2 प्लस D3 बराबर 280। तो ये 2 से कटेगा कितनी बार 140 बार। अब देखो आपको D1 प्लस D2 प्लस D3 मिल गया 140, मिल गया ना, D1 D2 D3 140। आपको चाहिए D3, क्या चाहिए D3। अगर मुझे D3 चाहिए तो D1 और D2 की वैल्यू मैं ऊपर से उठाऊंगा, D1 और D2 की वैल्यू कितनी है 80, उसको मैं यहां पर रख दूंगा बस, 80 प्लस D3 बराबर 140। तो यहां से D3 कितना आ जाएगा, D3 आ जाएगा 140 माइनस 80 यानी कि 60। तो मेरा जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने क्या बोला बच्चा, मैंने बोला कि D1 प्लस D2 D2 प्लस D3 D3 प्लस D1, इनकी वैल्यू तो मैंने क्वेश्चन से निकाल दी। अब मैंने इन सबको जोड़ा तो 2 D1 2 D2 2 D3 बराबर जोड़कर 280। दो दो क्यों आया, क्योंकि सब चीज दो दो बार रिपीट थी, जब जोड़ूंगा तो दो दो बार आएंगी। अब 2 कॉमन लेकर काट दिया तो D1 D2 D3 का योग मिल गया 140। मुझे चाहिए D3,
केवल D3। तो मैंने D1 और D2 की जो वैल्यू है ऊपर से 80 यहाँ पर रखकर और 140 में से घटा दिया तो D3 मिल गया मुझे 60। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है, मतलब हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है। ये सवाल करेंगे बच्चे जरा, सभी लोग बताओ क्या उत्तर होगा इसका, बताओ भाई। वेरी गुड, यही जोश यही जुनून मुझे आप लोगों के अंदर चाहिए। बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो 3 की पावर 20, 3 की पावर 30 और 3 की पावर 40, मेरे पास तीन संख्या है और तीनों का एवरेज बताना है। और मैं कहूँ आप में से बहुत सारे लोग इसको गलत करेंगे, बहुत सारे लोग गलत करेंगे, बहुत सारे लोग और करते भी हैं। 3 की पावर 20, 3 की पावर 30, 3 की पावर 40, इनका एवरेज। मैंने कहा जो एवरेज होता है वो संख्याओं का योग और बटे कितनी संख्या, ये बात तो कभी भूली नहीं है आपने, है ना। तो अब क्या बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 3 की पावर 20, 30 और 40, तो 3 की पावर 40, 30, 70, 20, 90 और कितनी संख्या है 3, तो 90/3 यानी कि 3 की पावर 30। और ये मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा पाप कर दोगे अगर आपने ऐसा जवाब दिया तो, बहुत बड़ा पाप आप कर जाओगे, घोर पाप जिसको बोलते हैं, जिसकी कोई पश्चाताप नहीं है अगर आप ऐसा करोगे तो फिर उत्तर क्या है बताओ, तो फिर सही उत्तर क्या है मैं बताता हूँ। आप पता है क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो गड़बड़। पावर्स को कैसे आप जोड़ सकते हो भाई, ऐसे कैसे जोड़ सकते हो जरा। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, जरा इनका मुझे औसत बताओ। तो ये सवाल तो मैं बाद में करूंगा, पहले मुझे ये बताओ 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 का औसत। तो आप क्या करोगे, आप करोगे या 2 की पावर 1 और जोड़ लो, चलो आप क्या करोगे, 4 3 7 2 9 और 1 10, 2 की पावर 10/1 2 3 4 4, ऐसे करोगे आप, ये औसत होता है। गलत कर रहे हो, ये अपने आप में अलग संख्या है, ये अपने आप में एक संख्या अलग है, ये एक है और ये एक है, ये है 2, ये है 4, ये है 8, ये है 16, ये संख्या है मेरे पास जिनको मैंने पावर्स में लिखा है। और पावर को देखकर आपका दिमाग चकरा गया, मैंने तो पावर्स में लिखा इन संख्या को। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 2 4 8 16 का मुझे औसत बताना, तो फिर आप क्या करोगे, आप करोगे कि सर अब इनको जोड़ लो। भाई आप जोड़ेंगे 16 8 24 4 28 2 30 और डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 संख्या है। अब क्यों ऐसा कर रहे हो भैया आप, अब क्यों 7.5 मुझे उत्तर बता रहे हो आप, अब भी पावर को जोड़ते रहो, क्यों जज्बात बदल गए आपके अब। तो पावर्स कभी जुड़ती नहीं है बच्चे। जैसे ये मुझे दिखा कि 3 की पावर 20, बच्चा ये 3 की पावर 20 जो है ना, ये अपने आप में एक संख्या है अलग, ये 3 की पावर 30 अपने आप में एक संख्या है अलग, और 3 की पावर 40 अपने आप में संख्या है अलग, एक संख्या है, अलग संख्या है। मैं कहने लगूं 2 की पावर 10, तो वो 2 की पावर 10 जो है वो संख्या है एक, 1024 जिसका मतलब होता है ना। तो कभी भी ऐसा सवाल को गलत मत करना। तो इनका जो औसत होगा वो होगा इनका योग, 3 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 40 और डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है, 1 2 और 3, 3 से डिवाइड करते हैं, ऐसे इसका आंसर आएगा। अब बच्चे सुनना, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 2 की पावर 5, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 4। 5 को मैंने 1 और 4 में अलग अलग तोड़ के और 2 की पावर 1 को अलग कर दिया, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। मान लो मैंने लिखना है 3 की पावर 20, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 19, 19 और 1 20 होना चाहिए, ऐसे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे बड़े आराम से लिख सकते हो। तो मुझे ये नीचे वाला 3 हटाना है, तो मैं ऊपर क्या करूंगा, एक एक 3 को बाहर ले लूंगा। 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 19, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 29, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 39 और डिवाइड बाई 3। बच्चे ये जो बीच में प्लस के साइन है तो 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 की पावर 19, 3 की पावर 29 और 3 की पावर 39 और डिवाइड बाई 3। 3 से 3 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 3 की पावर 19, 3 की पावर 29 और 3 की पावर 39। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा सवाल मिले तो पावर्स को नहीं जोड़ना है, एक एक पावर कम कर देनी है बस, वही आपका आंसर है। ठीक है, चलो और सवाल, ये सवाल करिए। वेरी गुड, छोटी छोटी मिस्टेक तो सुधारनी है। चलो ये सवाल है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स। बच्चे जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, पता है वो क्या होती हैं, जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, जिनके केवल दो फैक्टर, ओनली टू फैक्टर्स, दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड। कौन कौन से, एक तो वन और एक वो खुद यानी कि सेल्फ, वो संख्याएं हमारी अभाज्य होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं केवल और केवल अपने आप से कटें, किसी और से ना कटें, मतलब जिनके बटे में मैं कुछ भी रख दूं वो संख्या डिवाइड ही ना हो। लेट सपोज बच्चे मैंने कहा 11, अब 11 के बटे में आप कुछ भी रख दो एक को छोड़कर, 2 3 4 5 6, क्या वो कभी 11 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा ना। तो 11 एक अभाज्य संख्या है। लेट सपोज मैंने कहा 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होती है, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, 11 13 17, ये सभी संख्या अभाज्य है, प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये किसी भी संख्या से नहीं डिवाइड होती है, इनके बटे में आप कुछ भी रख के देखो कभी कटेंगी ही नहीं है, एक को छोड़कर, एक को तो मैंने लिख दिया है ना। तो ऐसे ही आपसे बोला है उसने कि भैया हमें 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो पहले तो 10 अभाज्य संख्या लिखते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, कितनी हो गई भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई, 10 अभाज्य संख्या लिख दी आपने। अब इनको जोड़ लो, अब क्या करो बच्चे, इनको जोड़कर और 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 संख्या को मैं जोड़ रहा हूँ। तो 3 और 2 5 और 5 10 7 17 11 28 13 42 17 59 59 और 19 होता है आपका 78, 78 और 23 होता है आपका 101, 101 और 29, 178, गड़बड़ क्या क्या, 3 2 5 5 10 7 17 और 11 28 13 41, सॉरी हाँ 41, 41 और 17 58, 58 और 59 77 23 100 और 29 129। भाई योग आ गया 129 और हमें चाहिए औसत, तो योग कितना आ गया 129 और संख्या कितनी है 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12.9, है ना। इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का जो योग है वो आ गया 129 कम, और औसत होता है योग बटे संख्या, तो योग 129 संख्या है 10, आंसर आ जाएगा 12.9। ओके, वेरी गुड। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये सवाल करिए।
अभी टाइप 1 ही चल रहा है, अभी आपका टाइप 1 नहीं, अच्छा इसका कोई ट्रिक नहीं, अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने का तो कोई ट्रिक ही नहीं है, क्योंकि ये संख्या का कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, इसलिए ये संख्या आपको फाइंड आउट करनी ही होती है कि इन इनके बीच में कौन-कौन सी संख्या है, फिर उनको जोड़कर ही करना होता है। ओके? चलो, स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 35 और 39 है। यदि विद्यालय में लड़के और लड़कियों का औसत 740 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताओ क्या होगी? ये आपसे पूछा, बताओ। इस सवाल से पहले ना इसको करो, इस सवाल से पहले इसको करो। हाँ, इसको करो, उसको बाद में करेंगे, पहले इसको करो। बताओ जल्दी से। इस सवाल को करेंगे, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 है और उनकी आयु का अनुपात 11:5 है। ओके, तो पुत्र की आयु कितनी है? ये सवाल करो पहले। बताएंगे भाई जल्दी से। चलिए, क्या बता रहे हैं भैया? भाई सवाल है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र का औसत 56 है। मैंने आपको आज एक बात आपके दिमाग में फिट कर दी है कि जहां भी आपको एवरेज दिया हो संख्याओं का, जहां भी एवरेज दिया हो, तुरंत क्या करना है? योग निकालना है। भाई कौन कौन है? एक तो व्यक्ति है और एक उसका पुत्र है। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं ना, यानी कि एक तो पिताजी हैं, फादर हैं, और एक उनके बेटे यानी कि सन है। बच्चे, अगर व्यक्ति और पुत्र का औसत 56 है, तो उनका योग सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 गुणा 56 कितना हो जाएगा मेरे भाई? उनका योग हो जाएगा 112। कोई दिक्कत है किसी को कि अगर 2 लोग हैं, व्यक्ति और उसका पुत्र, और उनका औसत अगर 56 है, तो उनका योग हो जाएगा 56 गुणा 2 यानी कि 112। अब कह रहा है कि भैया उनकी आयु का रेशियो दे दिया। भाई रेशियो दे दिया उनका कि फादर और सन का जो रेशियो है वो 11 और 5 है। वो कितना है? 11 और 5 का रेशियो। यस, और मुझे सम मिल गया 105। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं दोनों को जोड़ूं, 11 और 5 कितना होता है? 16, और 16 का योग कितना, 16 की वैल्यू कितनी है? 112, क्योंकि भाई ये दोनों का योग है 112, और नीचे मुझे रेशियो दे दिया 11 5। अगर मैं इनको जोड़ूं 11 और 5 16, 16 का मान कितना हो जाएगा? 112। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 16 सत्ते 112। 1 यूनिट का मान, क्योंकि 7 बार कटेगा ये। 1 यूनिट का मान कितना? 7। आपसे कह रहा है पुत्र की आयु, वो तो 5 यूनिट है, तो 5 का मान कितना होगा? 5 गुणा 7 यानी कि 35। देखो कितने आराम से आपने कर लिया। आपको 2 लोगों का औसत दिया था 56, आपने तुरंत योग निकाल दिया, 56 गुणा 2 112। फिर आपको उनका अनुपात दिया था 11 5, तो आपने कहा 11 और 5 16 यूनिट का मान 112 जो योग है, तो 1 यूनिट का मान 7, तो 5 का मान है 7 पंजे 35। ओके, चलो अब अपने पीछे वाले सवाल पे आते हैं। ये सवाल को करो भाई जरा। अब कह रहा है कि स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 35 और 39 है। ओके, विद्यालय में लड़के और लड़कियों का औसत 740 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? नो डाउट आपका आंसर क्या आएगा? 700। क्यों? ये तो मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको सिखा चुका हूँ। सिखा चुका हूँ कि नहीं? सिखा चुका हूँ ये चीज तो मैं आपको, कि स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 35 और 39। और आपसे पूछ रहा है बॉयज, यानी कि मेरा जो आंसर है वो 35 का मल्टीपल होना चाहिए। 35 का मल्टीपल होना चाहिए, और 35 का मल्टीपल ना तो ये है, ना ये है, ना ये, सॉरी ये तो है और ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन कर सकते हो वैसे भी, पर चलो इसे बेसिक से करते हैं। भाई उसने कहा लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो दे दिया, और कह रहा है कि भैया सॉरी उनका रेशियो दे दिया और उनका एवरेज दे दिया आपको क्या? 740। बच्चे अगर मुझे 740 एवरेज दे दिया, अगर मुझे 740 एवरेज दे दिया, तो फिर क्या मैं उनका सम निकाल सकता हूं? क्या मैं उनका सम निकाल सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो बताओ। भाई बॉयज और गर्ल्स कर लिया होगा आप लोगों ने, बॉयज और गर्ल्स का योग कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 740 गुणा 2। भाई ये औसत है 740, एवरेज है ये, और एवरेज किन लोगों का? लड़के और लड़कियों का, तो 2 से गुणा कर देंगे पूरे ग्रुप का। ये ग्रुप की बात हो रही है यहाँ, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, तो 2 ग्रुप का औसत अगर 740 है, तो 2 ग्रुप का योग कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 740 को, कितना आएगा? 2 0 0, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 1480, 2 ग्रुप का योग है। ठीक है, अब हमसे बोला कि भैया ग्रुप में संख्या भी दे रखी है, 35 और 39 का रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स कितना है? 35 और 39 का रेशियो। अगर मैं इनको जोड़ूंगा 35 और 39 कितना होता है? 74, और 74 यूनिट का मान कितना है? 1480। बच्चे 1 यूनिट का मान कितना होगा? कटे 74, और ये कटेगा इससे, 74 दूनी 148, तो 1 यूनिट का मान आ गया 20। अब अगर 1 यूनिट का मान 20 है, तो लड़कों की संख्या पूछी है, तो 35 गुणा 20, आपका आंसर कितना होगा मेरे भाई? 700। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इस सवाल पे आएंगे, बताओ इस सवाल को। बताएंगे बच्चे सभी लोग इस सवाल का जवाब क्या होगा भाई? वेरी गुड। सवाल है, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी का 4 गुना है। ओके, यदि उनका औसत 65 है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई? सवाल में बोला गया है कि दो संख्या इस प्रकार हैं कि जो पहली संख्या है ना, वो दूसरी का 4 गुना, यानी कि दूसरी संख्या अगर मैं 1 मान लूं, तो पहली संख्या क्या 4 नहीं हो जाएगी? बताओ, अगर मैं दूसरी संख्या को 1 मान लूं, तो क्या पहली संख्या 4 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी।
मैंने बोला है कि पहली संख्या दूसरी का 4 टाइम्स है। यस। अब आपसे बोला है कि जो दो संख्या है ना ए और बी, उनका औसत 65 है। ये तो मैं आपके दिमाग में सेट कर जाऊंगा आज कि अगर औसत दिया हुआ है तो आपने योग निकालना है। तो दो संख्या है ए और बी और उनका औसत अगर 65 है तो हमें क्या करना है बच्चा, हमें उनका योग निकालना है। बच्चे ए और बी का योग कितना हो जाएगा, 2 गुणा 65। क्या कहेंगे आप कहेंगे सर 130। क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 130 है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस हो गया सवाल। अगर मैं इन दोनों संख्या को जोड़ूं ए और बी, 4 और 1 5 यूनिट का मान कितना है 130। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 130 बटे 5, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 छंग 30। 1 यूनिट का मान कितना है 26। 1 यूनिट का आपसे कह रहा दूसरी संख्या, यानी कि आपसे 1 यूनिट का मान ही पूछा है भैया, वो कितना होगा 26 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आराम से कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि जहां एवरेज दे रखा होगा आपने तुरंत गुणा से करके योग निकालना है। अगर दो संख्या का एवरेज है तो 2 से गुणा करके योग निकालना है, 3 संख्याओं का एवरेज है तो 3 से गुणा करके योग निकालना है, और फिर जो सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। चलो बच्चे एक क्वेश्चन और चलते हैं। अभी ये टाइप चल रहा है, अभी टाइप चेंज होने वाला है बस। देखिए सवाल को, वेरी गुड। यही 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 रिस्पॉन्स मैं चाहता हूं आप लोगों का। इतनी स्पीड से आप लोग आंसर दें, एक बार मैं देख लेता हूं और पास आके कमेंट आपके। ओके चलो, वेरी गुड। बताएंगे बच्चे सवाल का जवाब कि ए बी सी का औसत 52 है। मैंने कहा अगर औसत 52 है क्या करना है, योग निकालना है। योग निकाल देंगे। यदि बी और सी का औसत 44 है तो बी और सी का योग निकाल देंगे। सी और ए का औसत 46 है तो सी और ए का योग निकाल देंगे। और फिर आपसे पूछा सी क्या होगा। पहले आप योग तो निकालो भाई। इंडिविजुअल वैल्यू तो आप बड़े आराम से निकाल दोगे, इंडिविजुअल वैल्यू तो आप बड़े आराम से निकाल दोगे। बच्चा सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। बच्चे मेरी मजबूरी है, मैं अगर मैं इससे ज्यादा स्लो जाऊंगा ना, पहले बात मैं स्लो चल रहा हूं मेरे हिसाब से, लेकिन अगर मैं और भी स्लो जाऊंगा तो एवरेज चैप्टर होगा 6 क्लास में खत्म। आप एडजस्ट कर लोगे, डाइजेस्ट कर लोगे, इस बात को बचा लोगे। 6 क्लास में एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, मेंसुरेशन, डीआई, ये चैप्टर बचे हुए हैं। डाइजेस्ट कर लोगे और सिलेबस करना है 10 फरवरी से पहले पहले। ये एडजस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा ना, मैंने शुरू में ही आपको कहा था डेमो क्लास में कि आपको कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करना पड़ेगा। भाई ए बी सी का औसत 52 है। मैंने क्या कहा, जहां भी औसत दे रखा होगा आप तुरंत क्या करोगे, तुरंत योग निकाल दोगे। भाई 3 संख्या है ए बी सी, तो योग कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि मैं 3 संख्याओं की बात कर रहा हूं। तो 3 गुणा 52, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो भाई 3 संख्याओं का योग आ गया 156 आ गया। अब कह रहा है कि यदि बी और सी का औसत 44 है तो बी और सी का भी योग निकाल दो। बी और सी का भी योग निकाल दो, तो 2 गुणा 44, ये आ जाएगा आपका 88। फिर कह रखा है सी और ए का औसत 46 है तो सी और ए का भी योग निकाल दो, 2 गुणा 46, ये आ जाएगा आपका 92। अब आपसे पूछा है कि बताओ सी का मान क्या होगा, सी की वैल्यू क्या होगी। बच्चे हमें, हमारे पास 3 समीकरण है, 1 2 और 3। हमें इन तीनों से ही कुछ करके सी का मान निकालना है। तो आप दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं, आप दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं। बच्चे अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो क्या मिलेगा मुझे, ए भाई मिलेगा मुझे बी प्लस सी प्लस ए, है ना। इन दोनों को जोड़ा और इधर जोड़ेंगे 8 2 10, 9 और 8 17 और 1 18, 180 मिल गया। दूसरे और तीसरे को मैंने जोड़ा। अब मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी है 156। और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बताना, ए बी और सी, भाई सी 2 बार है ना, तो मैं एक ही बार लूंगा बी सी और ए, और इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा 156, और ये वाला सी बच जाएगा यहाँ पर बराबर 180। प्यारे भाई सी का मान कितना आ गया 180 माइनस 156, यानी कि आपका आंसर है 24। क्या आंसर है आपका 24, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 3 संख्या है, औसत दिया हुआ है, योग निकाल दो। बी और सी औसत दिया हुआ है, योग निकाल दो। सी और ए औसत दिया हुआ है, योग निकाल दो। तो हमने योग निकाला तो मैंने फिर दूसरे और तीसरी को जोड़ा, तो बी प्लस सी और सी प्लस ए जोड़कर आया 180। और फिर मैंने कहा कि यार बी सी और ए इनका योग तो 156 होता है, तो यहाँ 156 रखा, एक सी एक्स्ट्रा था, अतिरिक्त था मेरे पास, उसको यहाँ लिख दिया बराबर 180, ये आ गया मेरे पास 24 यानी कि 24। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए का मान बताओ, क्या आप मुझे बता पाओगे। यहाँ तो सी का तो आपने निकाल दिया। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं ए की क्या वैल्यू होगी, क्या आप कभी निकाल पाओगे, या आप कहोगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, डेफिनेटली आप निकाल दोगे। अच्छा आप जानते हैं सी 24 है, तो जरा यहाँ देखना, जहाँ सी प्लस ए कितना दिया हुआ है बाण में, तो सी का मान अगर 24 है तो ए कितना आ जाएगा 92 माइनस 24। तो 12 में से 4 गए 8, 8 में से 2 गए 6, ए कितना मिल गया, ए मिल गया 68। आपको देख लो, अगर मैं कहूं बी का मान, ये भी आप निकाल जाओगे, बी का तो निकाल ही दिया आपने। ओके चलो और थोड़ा आगे चलते हैं। इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर बच्चा टाइप चेंज करते हैं, फिर टाइप को चेंज करते हैं। आप इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करिए, बताओ उत्तर जल्दी से। बहुत सिंपल टाइप है जो मैं करा रहा हूँ आपको। आपने संख्या गुणा औसत करना है योग निकालने के लिए, संख्या से औसत। मैंने इस टाइप में 10 से 12 क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं ताकि ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जाए। मैं 3 से 4 क्वेश्चन लेकर इस टाइप को खत्म कर सकता था, लेकिन चीजें खत्म ही नहीं करनी केवल हमको, हम लोगों को उनको समझना भी है। खत्म करने से काम थोड़ी चल जाएगा, हम लोगों को उनको समझ के भी चलना है। ठीक है, तो सवाल है यदि 30 50 और 70 छात्रों के 3 बैच हैं और उनका एवरेज है 55 70 और 70। आपसे कह रहा है सभी का एवरेज बताओ क्या होगा, सभी का औसत बताओ क्या होगा। तो क्या आपका आंसर होगा। भाई आपके पास 3 बैच हैं, आपके पास 3 बैच हैं, ए बैच बी बैच और सी बैच। ए बैच में कितनी संख्या है 30, बी में कितनी है 50 और सी में कितनी है 70। ये तो संख्या है, ये नंबर है। और एवरेज क्या दे रखा है, ए बैच का एवरेज कितना है 55, बी का कितना है 70 और सी का कितना है 70। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चे, औसत को संख्या से गुणा करके योग निकालना है। सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले हमको योग निकालना है, सम निकालना है। अगर मैं ए की बात करता हूं तो 30 संख्या है, औसत 55 है, तो योग कितना होगा, संख्या को औसत से गुणा कर दो, योग आ जाएगा। संख्या को औसत से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो बच्चे गुणा करेंगे तो ये जीरो तो यहीं रहेगी, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16। इसका योग कितना आएगा, 2 जीरो तो यहीं रहेंगी, 7 पंजे 35। और इसका योग कितना आएगा, 2 जीरो तो यहीं रहेंगी और 7 सत्ते 19। अलग अलग आपने योग निकाल दिया। अब मुझे बताओ कुल योग कितना है।
कुल योग, और उसके लिए आपको इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। कितना आएगा बच्चे? 0 और फिर आएगा 5, फिर आएगा 9 और 5 14, 14 और 6 20, हासिल का 2, फिर आएगा 4 3 7 और 1 8 और 2 10। भैया ये आ गया आपका कितना? ये आ गया आपका 10,050 कुल योग। सही क्या है? 10,050, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना? 5,000 और 6,000, 6 और 3 9, साढ़े 9। चलो सही है। अब हमें निकालना है कुल औसत। हमें क्या निकालना है? कुल औसत। तो बच्चे वो क्या होता है? योग बटे संख्या। योग कितना है? 10,050, और संख्या कितनी है? जोड़ लो, 7 और 5 12, 12 और 3 15, यानी कि 150। संख्या कितनी है? सभी संख्या को जोड़ लो कि भाई 70 और 50 120, 120 और 30 150, औसत आ जाएगा योग बटे संख्या। इसको और थोड़ा शॉर्ट बताऊंगा, अभी मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा। क्या ट्रिक? देखो ट्रिक मत वर्ड यूज करो, शॉर्ट तरीका बोला करो, ठीक है? ट्रिक का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा सकते हो। भाई जरा बताएंगे कितना जाएगा? ये जाएगा 15 6 90, 10 15 7 105, आंसर आ गया 67। ठीक है? आपको संख्या दी हुई थी तीन बैच में, आपको औसत दिया हुआ था तीनों बैच में। आपने सबसे पहला काम क्या किया बच्चे? आपने योग निकाला, संख्या को औसत से गुणा करके सबका अलग अलग योग निकाला आपने। फिर आपने कुल योग निकाला, इन तीनों को जोड़कर 10,050 आ गया। फिर आपने औसत निकालना था, तो योग बटे संख्या, 7 और 5 12 और 3 15, 150 से डिवाइड कर दिया, 67 आपका आंसर आ गया। लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे बच्चे? मैं आपको बताता हूँ कि वो तरीका क्या हो सकता है। चलो भाई, आपने करना क्या है कि जब भी ऐसा सवाल आपको आए कि अलग अलग ग्रुप की संख्या आपको दे रखी हो और औसत आपको दे रखा हो, तो हमेशा आप क्या करो बच्चे? आप संख्या का आप रेशियो बना लो। संख्या का रेशियो बना लो। आपको तीन अलग अलग ग्रुप थे, इसमें 30 लोग थे, इसमें 50 थे, इसमें 70 थे। बच्चे क्या करो? तीनों का ना रेशियो बना लो संख्या का। उससे पता है क्या फायदा होगा? आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। आप योग सॉरी आप क्या करो? आप इनका रेशियो बना लो। तो रेशियो आ गया संख्या का 3 5 और 7, 0 0 0 आपस में कट गई। अब क्या होगा? आपको कैलकुलेशन कम करनी है। यही इसका शॉर्ट तरीका है। ये संख्या आपको अगर दे रखी है, आप क्या करो? आप संख्या का रेशियो बना लो। औसत का रेशियो नहीं बनाना, संख्या का रेशियो बना लो, और फिर आप अपने उसी तरीके से करो। 55 तिया 165, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49। ठीक है भाई? अब कुल योग कितना हो जाएगा? आप सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 5, 9 और 5 14 6 20, हासिल का 2, 4 3 7 2, 4 3 7 और 1 8 2 10। और हमें निकालना है औसत। तो औसत क्या होता है? वो होता है 1005 बटे संख्या कितनी है? 7 और 5 12, 12 और 3 15। जो आपका रेशियो आया है ना, उसी की ही संख्या से डिवाइड कर देना है। तो कितना आएगा? 15 6 90, 10 15 7 105, आंसर आ गया 60। यही आपने करना है। जो संख्या है, बड़ी बड़ी संख्याओं की गुणा करने से बढ़िया है कि मैं उनका रेशियो बना लूं और फिर मैं कर लूं, तभी आपका आंसर डेफिनेटली वही आना है। ठीक है? चलिए भाई, टाइप चेंज करते हैं, और मैं जो अगला टाइप आपको कराने वाला हूं कुछ इसी टाइप का नहीं है। हाँ, इसी टाइप का है। चलो उसके बाद में चलेंगे, पहले इसी टाइप के क्वेश्चन में करा देता हूं, तो ये भी लास्ट खत्म किया है हमने। जैसे ये सवाल करो अब आप, देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष और 20% महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत 30 और महिलाओं की औसत 40। आपसे कह रहे हैं सभी का औसत क्या होगा? सभी का एवरेज क्या होगा? मैंने कहा बच्चे संख्या का रेशियो ले लो, सवाल में कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत आसान तरीका बन जाएगा। आप एक बार सवाल को फिर से रीड करो। उसने कहा कार्यालय में 80% तो पुरुष हैं और 20% महिलाएं हैं। संख्या के बारे में बोला है, तो यहां से आप रेशियो बना सकते हो। फिर कह दिया भैया पुरुष का औसत 30 है, महिलाओं का 40 है, सभी का बताओ। मुझे नहीं लगता सवाल में कुछ दिक्कत आपको होने वाली है। ठीक है? तो बच्चे यहां अगर मैं कहूं मेल पुरुष और फीमेल महिलाएं, पुरुष के बारे में क्या बोला है? 80% है ना भाई मेरे, और महिलाओं के बारे में क्या बोला है? 20% महिलाएं। ये संख्या यानी कि नंबर के बारे में बोला है। भाई क्या मैं इनका रेशियो ले सकता हूं? 80% पुरुष बोल दिया, 20% महिलाएं। क्या मैं इनका रेशियो बना लूं, अनुपात बना लूं? यस सर बिल्कुल बनाइए। 20 एकम 20 और 20 चौके 80। अरे वाह, मजा आ गया। संख्या का रेशियो बन गया 4 1 का। अब उसने बोला है कि पुरुष का एवरेज 30 है। भाई 30 है भाई, पुरुष का औसत कितना है? 30, और महिलाओं का औसत कितना है? 40। बस अब कुछ है सवाल में? ये वही तो है जो मैं अभी करा के आया हूं आपको। हो गया सवाल, है ना भाई? आपने क्या करना है? आपने योग निकालना है, और वो होता है संख्या को औसत से गुणा करके। तो 4 गुणा 30 120 आ गया भाई, गुणा कर दो। 1 गुणा 40 40 आ गया। तो कुल योग कितना होगा मेरे भाई? आप कहेंगे 120 और 40 160। और कुल औसत कितना हो जाएगा? वो होता है योग बटे संख्या। संख्या कितनी है? ये रही 4 और 1 5 से डिवाइड कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा बड़ा प्यारा सा 32। देख लो, ऐसा सवाल अगर आए तो मुझे नहीं लगता आप ये कभी छोड़ोगे। ये अगला टाइप है, वाला टाइप नहीं, अगला टाइप है। देखो पिछले टाइप से ही थोड़ा सा रिलेट है। चलो ये सवाल करो। ये सवाल करेंगे बच्चे, इसी तरीके से करेंगे। इसी तरीके से करेंगे जो मैंने अभी किया है। हालांकि ये एलिगेशन मेथड से भी हो जाता है, लेकिन हमने मिक्सर एलिगेशन अभी पढ़ा नहीं है चैप्टर, तो फिर हम इसी तरीके से करेंगे जो रेशियो वाला मेथड है। ठीक है? ओके वेरी गुड। एक कक्षा में 26 लड़के और 24 लड़कियां हैं। ठीक है? संख्या मिल गई हमें, 26 लड़के 24 लड़कियां। गणित के शिक्षक ने एक परीक्षा ली, कोई टेस्ट लिया, और पाया कि पूरी कक्षा का औसत, अभी तक जो हम 2 सवाल किए हैं वहां सभी का एवरेज निकाल रहे थे, यहां सभी का एवरेज दिया है कि पूरी कक्षा का औसत 85 है। यदि लड़कों का औसत 82, तो लड़कियों का औसत क्या होगा? अभी तक जो हम कर रहे थे सवाल, दो पिछला सवाल जो किया, हम सभी का औसत निकाल रहे थे कि भाई कुल योग बटे कुल संख्या। लेकिन मेरे भाई यहां तो कुल औसत दे दिया हमको, कोई टेंशन नहीं है, उसी तरीके से चलना है, हो जाएगा सवाल। सबसे पहला काम क्या करना है? बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो बनाना है। भाई अब लड़के कितने हैं? 26, और लड़कियां कितनी हैं? 24। क्या करना है? रेशियो बना लो। 2 से जाएगा 12 बार, 2 से जाएगा 13 बार। तो ये आपने संख्या का यानी कि नंबर का रेशियो बना लिया ना? अब आपसे बोला है औसत के बारे में। उसने कहा पूरी कक्षा का औसत 85। इसे थोड़ी देर के लिए रोक दो, पूरी कक्षा के औसत को रोक, थोड़ी देर के लिए रोक दो, इसे बाद में हम यूज में लेंगे। उसने कहा लड़कों का औसत कितना है? 82। अच्छा, एवरेज के बारे में क्या बोला है कि लड़कों का औसत कितना है? 82। और लड़कियों का औसत हमसे पूछा है। मैं कुछ मान लूंगा, लड़कियों के औसत को मैंने जी मान लिया। गर्ल्स यानी कि वो जी है, वो वही हमें निकालना है। वही हमें निकालना है जो लड़कियों का औसत है। ठीक है? अब अपना वही तरीका जो आप करते आए हो, बस हो गया सवाल। भाई गुणा करेंगे 13 0 0 और 13 8 104। इधर गुणा करेंगे 12 और जी 12 जी, कोई दिक्कत नहीं है, टर्म में सी तो है। अब कुल योग कितना हो जाएगा? 1040 प्लस 12 जी, और औसत कितना हो जाएगा? कुल औसत डिवाइड किससे करेंगे? संख्या से। 13 और 12 कितना होता है मेरे भाई? 25।
और कुल औसत किसके बराबर दे रखा है 85 के। मैं ये लाइन फिर से अब आपको रिपीट करके बताता हूँ, ये लाइन मैं फिर से रिपीट करके बताता हूँ आपको कि आपने सबसे पहले लड़के और लड़कियों का रेशियो बना लिया 13 और 12 का। फिर आपने देखा कि पूरी कक्षा का औसत 85 है, थोड़ी देर के लिए इसे होल्ड किया। फिर बोला कि लड़कों का औसत 82 है। अच्छा हमने 80 कर दिया, ये ठीक है ठीक है, थोड़ा सा हमने यहाँ गड़बड़ कर, इसको 82 करना है, इसको 82 करना है। गुणा करो जरा, 13 दूनी 26 हासिल के 2, 13 1 104 और 2 106, 1066 आएगा 1066। तो भैया लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत हमसे पूछा, उसको मैंने जी मान लिया। फिर मैंने योग निकाला इनको गुणा करके, तो ये आ गया। औसत निकाला तो योग कुल किया और संख्या से डिवाइड कर दिया, 13 12 25 और कुल औसत 85 दे रखा है। ये आपका एलिगेशन मेथड से भी होगा, मैं भी दिखा दूंगा करके, क्योंकि आपने वो पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इस मेथड से जा रहा हूँ। ठीक है भाई, 25 की गुणा उधर करेंगे, 25 पंजे 125 हासिल के 12, 25 अट्ठे 200 और 12 कितना 212 बराबर 1066 प्लस 12 जी। तो 12 जी कितना हो जाएगा, आप उधर जाकर घटाएंगे, 15 में से 6 गए 9, 11 में से 6 गए 5 और 0 और 1059। ठीक है ओके, तो यहाँ से जी कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ से जी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1059 बटे 12। तो 12 अट्ठे 96, 4 और 5 9 और 12 अट्ठे 96, 88 पॉइंट समथिंग 25। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ये तो तरीका हो गया आपका वो जो हम अभी करके आए हैं। अब इसका मैं एक तरीका और बता देता हूँ आपको, इसका ना एक तरीका और कर लेते हैं एलिगेशन वाला। इसका एलिगेशन मैंने हालांकि अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा नो डाउट। देखो कैसे है, इतनी लंबी कैलकुलेशन उसमें नहीं जाएगी, उसमें इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं जाएगी, उसमें चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। कैसे, एक बार देखो बच्चे, उसने बोला है बॉयज और गर्ल्स, लड़कों का औसत कितना है भैया, ये रहा 82, एक तरफ लिख दो। लड़कियों का औसत नहीं दिया, हमको फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है लड़कियों का औसत। ओके, और पूरी कक्षा का औसत जो होता है वो सेंटर में रखते हैं, कितना 85। पूरी कक्षा का औसत जो है उसे हम सेंटर में रखते हैं, ये एलिगेशन विधि है। और नीचे जो आएगा वो रेशियो होता है संख्या का, लड़कों की संख्या 26 और लड़कियों की संख्या 24। रेशियो आ गया आपका 13 और 12 का, 13 और 12 का। बस ये एलिगेशन मेथड अब लगाना है हमको। कैसे, जरा देखेंगे एक बार भाई, 85 में से 82 गया 3, 85 में से 82 गया 3, तो 12 यूनिट का मान 3 है। 12 यूनिट, नीचे जो रेशियो दिया हुआ है उसमें से 12 यूनिट का मान 3 है, 85 में से 82 गया है 3, तो मेरे भाई 1 यूनिट का मान कितना होगा, 3 बटे 12 यानी कि 1 बटे 4, 1 यूनिट का। तो 13 यूनिट का मान कितना होगा, 13 गुणा 1 बटे 4, तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8, 3.25, 3.25। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 85 से एक संख्या तो छोटी है, ये वाली बड़ी होनी चाहिए, उसके लिए 85 में हम इसको ऐड करेंगे 3.25 को, और मेरा आंसर कितना हो जाएगा 88.25। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अगर समझने में दिक्कत आई हो ना, क्योंकि ये चैप्टर ही मिक्सचर एलिगेशन है, ये चैप्टर ही मिक्सचर एलिगेशन है, तो ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये विधि मैंने करा दी क्योंकि कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे। ओके चलो अगला सवाल मैं आपको देता हूं, ये सवाल बताओ। देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए, फिर इसके बाद हम टाइप चेंज करते हैं, इसके बाद बच्चे हम टाइप चेंज करते हैं और 2 टाइप के क्वेश्चन और हैं जो मुझे आपको कराने हैं। ठीक है चलो, ये पढ़ेंगे सवाल, जल्दी से करेंगे, जल्दी से बताओ क्या होगा सवाल का उत्तर। सवाल है, एक कक्षा में 60 छात्रों का औसत 62 है, लड़के और लड़कियों का औसत जो है वो 60 और 65 है। ओके, तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी है भाई, उसने कहा कक्षा में छात्र कितने हैं 60, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, टोटल है 60 और उनका एवरेज है, सभी का एवरेज 62 है। फिर कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का औसत 60 और 65 है, भाई बॉयज का एवरेज 60 और गर्ल्स का एवरेज 65, और फिर कह रहा है बताओ लड़कों की संख्या क्या होगी, है ना। तो भैया क्या करना है, एक तरफ बॉयज लिख लो लड़के और एक तरफ गर्ल्स लिख लो लड़कियां। एक आध सवाल अगर कम समझ में भी आए ना, तो इतना परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चे, आप उसको दोबारा रिपीट मोड पर देख लेना। आप तो इतना हाइपर हो जाते हो ना कि आपके सर की जो नसें फटने लग जाती हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। एक आध सवाल तो चलता है ऐसा जो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर वाले हिस्से को टच करे, कोई बात नहीं, बाद में रिपीट मोड पर देख लेना। आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो माइंड और फ्रेश हो जाएगा कि भाई 60 छात्र हैं, एवरेज 62 है। अब कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का एवरेज भी दे दिया बच्चे, बॉयज का एवरेज कितना है 60 और गर्ल्स का एवरेज कितना है 65, और पूरी क्लास का एवरेज कितना है वो बीच में रखना है, कितना 62। बस यहाँ आप रेशियो बनाओ कि बड़ी संख्या में से 62 में से 60 गया कितना 2, और 65 में से 62 गया कितना 3। क्या करना होता है इसमें, ऐसे क्रॉस में संख्या लेनी होती है, ऐसे, है ना। तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है, इन दोनों में से बड़ी में से छोटी घटाओ, ओके आगे बन गई बात। फिर ऐसे लो, इन दोनों में से जो बड़ी है उसमें से छोटी घटाओ, 65 में से 62 आ गया 3। ठीक है वेरी गुड। अब नीचे जो रेशियो बना है ये संख्या का रेशियो बन गया, संख्या का रेशियो बस, और संख्या आपको दे रखी है 60 छात्र, संख्या आपको दे रखी है 60, तो क्या मैं कह सकता हूं 3 और 2 5 यूनिट का मान कितना है 60 छात्र 5 यूनिट का, एक का मान कितना होगा 12, एक का मान कितना होगा भाई 12, कह रहा लड़कों की संख्या, तो 3 यूनिट का मान पूछ रहा है क्योंकि लड़कों की संख्या का रेशियो 3 यूनिट है, तो 3 गुणा 12 यानी कि 36। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, लड़कों की संख्या हो जाएगी 36। बिल्कुल, एक तरफ बॉयज लड़कों का औसत, एक तरफ लड़कियों का औसत, और बीच में जो टोटल पूरी क्लास का औसत है वो बीच में रख दिया। फिर मैंने बड़ी संख्या में से छोटी घटाया, बड़ी संख्या में से छोटी घटाया, जो नीचे अनुपात बना वो संख्या का अनुपात है, तो किसका है, वो नंबर का रेशियो है। फिर मैंने क्या किया, तीनों दोनों को जोड़ा 5 यूनिट और 60 छात्र के बराबर, एक का मान 12 तो 3 का मान 36। ओके चलो टाइप चेंज करते हैं, चलो बहुत हो गया, अब करते हैं टाइप को थोड़ा सा चेंज। अब ये जो टाइप आने वाला है ना, इसमें तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इस टाइप में, ये टाइप देखो, इसमें तो आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा। अभी टाइप जो गया है थोड़ा सा दम था उस टाइप में, तो आप थोड़ा सा परेशान हो गए, तो फिर आप इस टाइप को करो, इसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। 5 विषय में रवि का औसत कितना है 150। पहले मैं आपको इसको बेसिक तरीके से बताऊंगा और फिर मैं इसका ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको, आप कह जाओगे सर मजा आ गया। कैसे, जरा देखना। 5 विषय में रवि का औसत 150 है, लेकिन गणना के दौरान गणित में 43 को गलती से 23 पढ़ लिया और रवि को आ गया अटैक। 43 नंबर थे और 23 पढ़ लिए, 23 पढ़ लिए। अब कह रहा है कि बताओ सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा, बताओ। यहां आपको मजा आएगा सवाल में।
5 सब्जेक्ट हैं जिनमें रवि 150 एवरेज लेता है, 150। मैंने आपको बताया कि जहां भी एवरेज दे रखा हो और संख्या दे रखी हो, आपने क्या करना है, तुरंत आपने योग सम निकाल देना है कि बच्चे अगर 5 संख्या है और उनका एवरेज 150 है तो उनका योग कितना होगा? उनका योग होगा मेरे भाई 5 गुणा 150 यानी कि 750। भाई 15 5 75 होता है ना, तो 5 संख्याओं का योग हो गया 750। क्या हो गया? 750। अब सवाल ने बोला कि भैया गलती से 43 को 23 पढ़ लिया गया। भाई उसका जो नंबर थे उनमें 43 को ऐड करना था, लेकिन गलती से 23 पढ़ लिया। तो हमें सही औसत बताओ। अगर मुझे सही औसत बताना है तो जो संख्या मैंने गलती से पढ़ी है वो मुझे माइनस करनी होगी कि नहीं, और जो सही पढ़ी जानी थी वो प्लस करनी है। भाई जो ये योग आया है 750, इसमें इस 750 में 43 को 23 लिख लिया गया। अगर मुझे ये गलती सुधारनी है, सुनो मेरी बात, अगर मुझे ये गलती सुधारनी है तो मुझे 43 की जगह जो 23 पढ़ लिया है, बच्चे मैं क्या करूंगा, मैं सही योग निकालने वाला हूं। सही योग है कितना, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ये भी अच्छा है। सही योग है कितना, तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, मैं 750 में से ये 23 माइनस करूंगा तो मैंने गलती से पढ़ा है, क्योंकि मुझे गलती सुधारनी है, और मैंने इसको माइनस कर दिया और फिर क्या करना है, इस 43 को प्लस करना है। तो मेरा जो है वो सही योग आएगा। भाई आप कोई कैलकुलेशन करते हो कैलकुलेटर में, कोई गलती से कोई चीज जो है वो गलत लिख जाती है, तो आप क्या करते हो, गलत वाली को काटते हो और सही वाली को प्लस करते हो। ऐसा ही करते हो ना, तो मैंने भी तो वही किया कि गलत वाली को माइनस कर दिया और सही वाली को प्लस कर दिया, -23 20 आ गया। तो ये आ गया 770। सही योग कितना आ गया, 770। और हमें निकालना है सही औसत। क्या निकालना है बच्चे, हमें निकालना है सही औसत। वो आएगा 770 को डिवाइड करना है किससे, जितनी संख्या है। तो कितना आएगा, 5 एकम 5, तो 5 पूरे 25, 5 चौके 20, 154। लेकिन हम इसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान, और आपको मजा आने वाला है डेफिनेटली। ये रफ कर दूं मैं, देखना कैसे इसको हम बिना कोई कैलकुलेशन के, बिना ज्यादा एफर्ट लगाए सवाल का आंसर बता सकते हैं। जहां पर गलती से कोई चीज गलत पढ़ ली जाती है, ऐसे सवालों में गलती से इसकी जगह ये पढ़ लिया, उसकी जगह वो पढ़ लिया, आपने क्या करना है बच्चे, एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ लिखना है गलत। एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ लिखना है क्या, गलत। दो वर्ड लिखने हैं, और सही के नीचे लिखना है जो संख्या सही पढ़ी जानी थी। भाई 43 थी जो एक्चुअल में रवि के नंबर थे, लेकिन गलती से क्या पढ़ लिए, गलती से 23 पढ़ लिए, तो गलत के नीचे 23 लिख दो। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर गलती सुधारनी है, मान लो आप टीचर हो और आपको गलती सुधारनी है रवि की, आपने गलती से रवि के 43 की जगह 23 लिख लिए और आपने गलती सुधारनी है, तो आप क्या 23 से 43 की तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे? भाई अभी आप गलत कर दिया आपने, आप 23 जोड़ लिया आपने गलती से रवि के अंक, और अगर आपको गलती सुधारनी है तो आपको 23 से 43 की तरफ जाना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर प्लस करना पड़ेगा 23 से 43 की तरफ, और कितना प्लस, 20 की प्लस करना पड़ेगा। तो मेरे भाई औसत में कितना प्लस करना है, ये तो योग में प्लस है, तो औसत में प्लस करना है, 20 को डिवाइड कर देंगे जितनी संख्या है 5 से, औसत में हमें 4 प्लस करना है, 4 प्लस करना, बस हो गया सवाल। हो गया सवाल कि जो मेरा सही औसत है वो पुराना औसत 150 था, उसमें 4 ऐड कर दो, 154। ये है सवाल। बस क्या करना है, गलती सुधारनी है, और देखना है कि गलती सुधारने के लिए मुझे ज्यादा जाना है या कम। अगर मैं 23 से 43 जा रहा हूं तो ज्यादा जा रहा हूं मैं, तो +20, अगर कम जाता तो माइनस, और फिर औसत में भी माइनस होता। ये चीज आपने करना है, ठीक है। अगला सवाल बच्चे आपको मैं देता हूं, जरा ये सवाल करके बताएंगे मुझे। अब जल्दी से सवाल का जवाब मुझे आप ही लोगों से चाहिए, आप ही लोगों से, बताओ जल्दी से क्या होगा उत्तर। बिल्कुल आसान तरीके से आपने करना है, जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट उसी तरीके से बताओ। 14 छात्रों का औसत अंक कितना है, 71। कितने लोगों का भाई, 14, 14 लोगों का। कह रहा है कि जांच करने पर पता चला कि एक छात्र के अंक 56 की बजाय 42 लिख लिए, और दूसरे छात्र के अंक 32 की बजाय 74 लिख लिए। अब कह रहा है बताओ सही औसत क्या होगा, सही एवरेज क्या होगा। ये भी वही सवाल है, ये भी वही सवाल है कि भाई एक तरफ लिखना है मेरे भाई आपको सही, और एक तरफ लिखना है आपको गलत। अब जो चीज सही लिखी जानी थी वो सही के नीचे, जो गलत लिखी जानी थी मेरे भाई वो गलत के नीचे। बच्चे देखो उसने क्या बोला कि जांच करने पर पता चला कि एक छात्र के अंक 56 की बजाय 42 लिख लिए, यानी कि उसके अंक सही लिखे जाने थे 56, और गलती से कितने लिख लिए मेरे भाई, गलती से लिख लिए 42। बात क्लियर है। अभी मैंने एक स्टूडेंट की बात करी है, केवल एक स्टूडेंट की। अब आ जाओ दूसरे पे, दूसरे छात्र के अंक 32 की बजाय 74, यानी कि उसके सही अंक 32 लिखे जाने थे और उसकी तो चांदी हो गई। चांदी हो गई मतलब मजे आ गए कि 32 की जगह 74 उसके अंक लिख लिए। अब इसको अलग जोड़ लो भाई, 4 और 2 6, 7 और 4 11, इनको अलग जोड़ लो, 6 और 2 8, 5 3 8। अब अगर आपने गलती सुधारनी है, हमेशा ऐसे सवालों में गलती सुधारने पर ध्यान दो। अगर आपने गलती सुधारनी है तो मेरे भाई 116 से 88 की तरफ आपको आना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो 116 से जब आप 88 की तरफ आओगे तो कम जा रहे हो या ज्यादा जा रहे हो? भाई 116 से 88 की तरफ आ रहे हो तो माइनस होगा या प्लस होगा? सर माइनस होगा ना, क्योंकि आप संख्या को कम कर रहे हो। और कितना माइनस होगा, आप घटा दो, 16 में से 8 गए 8 और 10 में से 8 गए 2, सर 28 माइनस करना पड़ेगा, 28। तो एवरेज में कितना माइनस करना है, एवरेज में बस आपने क्या करना है 28 और डिवाइड करनी है जितनी संख्या है 14 से। एवरेज में आपको 2 माइनस करना है, तो मेरा आंसर कितना होगा, 71 माइनस 2 यानी कि 69। हो गया सवाल। आपको कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, बस आपने गलती सुधारनी है और सटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, सभी का आंसर आ गया। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये सवाल करो, थोड़ा सा अलग है इसी टाइप का। करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से? वेरी गुड, बताओ उत्तर, इसका जवाब क्या होगा। सवाल है, कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 दर्ज हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा का जो औसत है वो औसत अंक 0.25 अधिक हो गया, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है?
सवाल वही है, पूछने का तरीका अलग है, कुछ और उसने आपसे पूछ लिया है बस। ठीक है, कुछ और उसने आपसे पूछ लिया है, चीजें वही हैं। बताओ, बताएंगे बच्चे इसका जवाब क्या होगा? भाई क्या करना है, सही और गलत लिखना है। सही और गलत, सही क्या लिखा जाना था, गलत क्या लिख दिया। भाई देखो, 89 के स्थान पर 98 दर्ज हो गए, यानी कि 89 लिखे जाने थे और गलती से कितने लिख दिए मेरे भाई, गलती से लिख दिए 98। डिफरेंस आया है, डिफरेंस तो जरूर आया है कि भाई 89 लिखे जाने थे 98 लिख दिए, तो कितने का डिफरेंस आया है, कितने का डिफरेंस आया है? आप कहेंगे सर 9 का डिफरेंस आया है। 9 का डिफरेंस आया है, और इसी डिफरेंस की वजह से, इसी डिफरेंस की वजह से औसत 2.25, ये 0.25 है, इसको 0.25 कर लेना। औसत 0.25 बढ़ गया, औसत 0.25 बढ़ गया। अगर हमें छात्रों की संख्या बतानी है ना, अगर हमें छात्रों की संख्या पिछले सवालों में तो दी हुई थी, अगर हमें छात्रों की संख्या बतानी है तो जो ये डिफरेंस आया है ना, ये बढ़ोतरी या घटोतरी जो भी है, जो भी है ये, है ना, जो भी है ये, प्लस माइनस जो भी है, जो भी ये आया है, इससे डिवाइड कर देना है औसत को। 9 डिवाइडेड बाई 0.25, ये आपको छात्रों की संख्या मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे, जो ये औसत का डिफरेंस आया 0.25 का, औसत जो बढ़ा है, ये किसकी वजह से बढ़ा है, आप मुझे बताओ, किसकी वजह से इंक्रीज हुआ? क्योंकि भैया गलती से 89 की जगह 98 लिख लिए, गलती से 98 लिख लिए, तो जो डिफरेंस आया वो 9 का डिफरेंस आ गया, 9 का डिफरेंस आ गया, तो ये 9 के डिफरेंस की वजह से सबका एवरेज बढ़ा है। अगर ये गलती नहीं होती ना, 89 को 89 ही लिखा जाता, तो ये औसत कभी नहीं बढ़ता। औसत बढ़ा क्यों? क्योंकि भैया यहां 89 को 98 लिखा गया, 9 नंबर बढ़ गए, जिसकी वजह से औसत 0.25 बढ़ गया। अगर मुझे संख्या निकालनी है तो 9 बटे 0.25 कर दो, पता चल जाएगा कितने लोग थे जिनका एवरेज बढ़ा है। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, तो 25 चौके 100 और 9 चौके 36, यानी कि 36 लोग थे या 36 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज 0.25 बढ़ गया 89 से 98 होने पर। ओके, ठीक है, तो ऐसे गलती वाले सवाल भी आप अब कभी गलत नहीं करोगे। चलो अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं और इसका जवाब आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में दे देना। तो एक टाइप था बच्चे, वो रेशियो वाला बॉयज एंड गर्ल्स का, वो टाइप है ही ऐसा। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े लॉन्ग चले जाते हैं, आप उससे परेशान मत होना। जो शॉर्ट थे वो मैंने शुरू में आपको बता दिए थे कि भाई गुणा करके सीधा योग निकाल कर संख्या से डिवाइड करके एवरेज निकाल दो, लेकिन कहीं अगर एक संख्या मिस हो जाती है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी जाती है, उसे देखकर आप कभी भी नेगेटिव और परेशान मत हुआ करो, है ना। तो दोबारा देख लो, क्या फर्क पड़ता है। देखो आप खुद सोचो, आप मैच्योर बच्चे हो, 3-4 साल से भी, आज काफी कुछ देखेंगे एवरेज में क्या है। आसान चैप्टर है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, 2-4 टाइप की अगर मैं कहूँ तो ठीक है अच्छे हैं, लेकिन 2-4 टाइप को छोड़कर बाकी ओवरऑल चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, बस हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होता है और चीजें फिर आसान हो जाती हैं। गुड आफ्टरनून, राम राम, जय हिंद, नमस्ते। चलो बच्चे, मॉक टेस्ट लगाते रहा करो, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, चाहे आप ऑनलाइन लगा रहे हो चाहे आप ऑफलाइन लगा रहे हो। देखो आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा आप OMR लेकर मॉक टेस्ट लगाएं। दिन में 2-3 दिन में एक मॉक तो जरूर लगाएं, क्योंकि पर डे मॉक लगाना अब आपके पास इतना टाइम है भी नहीं। तो एक दिन में 2 से ढाई घंटे आप मॉक टेस्ट के लिए निकालो, लेकिन हाँ संडे में तो आप निकाल ही सकते हो प्रॉपर OMR सीट भर के। ऑफलाइन है तो पूरा प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा। राधे राधे भैया। आज के दिन तो आपकी 3 ही क्लास होती है ना, बस एक रीजनिंग की, एक मैथ्स की और एक ममतेज सर की हिंदी की, वो शाम को होती है। हिंदी की क्लास का तो ज़्यादा लोड आपको मुझे नहीं लगता रहता होगा, उसमें तो चीज़ें बस थोड़ी सी याद करने वाली होती हैं, कॉपी पेन उठाकर कैलकुलेशन वाली थोड़ी होती है, जैसे आपका रीजनिंग और मैथ्स में होता है ना। चलिए, सभी लोग जुड़ चुके होंगे धीरे धीरे। कई सारे टाइप आज मुझे आपके कवर करानी है, लगभग लगभग अगर मैं कहूँ तो 4 से 5 टाइप के सवाल आज हम लोग कवर करेंगे, और मुझे लग रहा है कि जो एग्जाम में अगर सवाल बनेगा तो वो कहीं ना कहीं आज की क्लास से फंसना चाहिए, क्योंकि आज मैं जो आपको टाइप कराऊंगा आसान आसान टाइप होंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल के टाइप होंगे, और मतलब अच्छे टाइप होंगे, जो आयोग में और SSC की बात करूँ या डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स की बात करूँ तो मोस्ट रिपीटेड टाइप्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि कल की हमारी जो पहली क्लास हुई थी एवरेज की, उसमें हमने क्या पढ़ा था। बच्चे मैंने आपको बताया था कि जो औसत होता है वो क्या होता है, वो होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। जितनी भी संख्या हमको दी हुई है, अगर हमें उनका औसत निकालना है तो सबको जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे कितनी संख्याओं को हमने जोड़ा है। और अगर हमें योग निकालना है, मैंने आपको कल एक आपके दिमाग में एक बात फिट कर दी कि जहां भी आपको संख्याएं दी हो और उनका औसत दिया हो, तुरंत आपने क्या करना है, योग निकालना है। कि बच्चे अगर कहीं भी योग पूछे तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा युग्मों की संख्या, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स बराबर क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स, है ना। तो ये दो चीज हमने बहुत अच्छे से सीखी, और कल बड़े बेसिक सवाल हम लोगों ने किए थे कि इतनी इतनी संख्याओं का योग, औसत वगैरह ये सब किए थे। एक अच्छा टाइप भी किया था जहां बॉयज एंड गर्ल्स वाला रेशियो था, वो नो डाउट अच्छा टाइप था। चलो स्टार्ट करते हैं, क्लास 12 बजे से चलेगी और 12 से 2 का मेरा टाइम है। अब देखते हैं 1:30 बजे तक चले या पौने 2 तक चले, जितना टारगेट मैं लेकर आया हूँ वो कंप्लीट करना है आज का। अब चाहे वो 1 घंटे में हो जाए, सवा घंटे में हो जाए, 1:30 में हो जाए, थोड़ा सा टारगेट के हिसाब से चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे 2 घंटे का टाइम है मेरे पास तो मैं 2 घंटे तुम्हें पढ़ाता रहूँ, तो कोई फायदा नहीं है। मैं टारगेट फिक्स करता हूँ कि ये टारगेट आज मुझे पढ़ाना है, वो 1 घंटे 20 मिनट में हो गया तो मैं क्लास ओवर कर देता हूँ, 1 घंटे 30 मिनट 35 मिनट में हो गया क्लास ओवर। तो वो टारगेट स्टडी जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका तो बेनिफिट होता ही है। ठीक है बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टाइप का क्वेश्चन, जिसके ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क में भी दिया था बच्चे आपको, है ना। नहीं, क्लास को बच्चे हैंड रिटन नोट साथ के साथ मत बनाया करो कभी भी, उससे पता है क्या, मैथ्स आप सीख नहीं पाओगे, ये पक्का है। मैथ्स अगर आपको सीखना है तो आपके पास एक रफ कॉपी और एक पेन होना चाहिए बस। अगर आप मैथ्स की क्लास कर रहे हो, चाहे लाइव क्लास आप कर रहे हो, चाहे आप बाद में कर रहे हो, आपके पास एक रफ कॉपी और पेन अगर रहेगा तो ही बहुत अच्छे से आप मैथ्स सीख पाओगे। लेकिन अगर आप फेयर कॉपी में, जैसे मैंने सवाल दिया, आप सवाल लिखने लगे फेयर कॉपी में, फिर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, आप सॉल्यूशन लिखने लगे, कुछ फायदा है उसका? मैं कहूँ 1% फायदा नहीं है उसका, आप लिखते रहो। लेकिन आप सवाल को देखकर रफ कॉपी में करने की कोशिश करो, ना हो समझने की कोशिश करो। ये सोचो कि यार इसका तो बोर्ड PDF में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, एज इट इज जैसा मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रॉपर अच्छी अच्छी राइटिंग में, दोनों चीज आपको मिल रही है, तो फिर खुद क्यों इतना एफर्ट लगाना, अपना सारा टाइम अपनी रफ कॉपी में दो ना मैथ सीखने के लिए, बस यही करना है आपने। उसने कहा 24 संख्याओं का औसत 26 है, ओके, 15 संख्याओं का औसत 23 है और अंतिम 8 का औसत कितना है, 33 है, तो 16वीं संख्या बताओ क्या होगी। अच्छा सबसे पहले ना सवाल को समझते हैं, ये सवाल है क्या। सवाल ने बोला है कि आपके पास 24 संख्याएं हैं। आपके पास कितनी है मेरे भाई, आपके पास 24 संख्याएं हैं, 24 संख्याएं। मैं पहले सवाल को समझा रहा हूं, फिर रफ करके इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आपके पास 24 संख्याएं हैं, उन 24 का जो एवरेज है वो कितना है, 26।
उन 24 का एवरेज कितना है 26, ओवरऑल 24 संख्याएं हैं, एवरेज है 26। अब जो इसने अगली लाइन से बात करी है ना, ये 24 संख्याओं के बारे में ही बोला है कि 24 संख्या जो आपके पास है ना, उनमें से जो पहली 15 है, उनमें से जो पहली 15, 24 में से पहली 15, यानी कि इन 24 संख्याओं में से जो 15 संख्याएं हैं ना, उनका एवरेज कितना है 23, और इन्हीं 24 में से जो अंतिम 8 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, उनका औसत 33 है। और आपसे कह रहा है बताओ अंतिम संख्या क्या होगी, सॉरी 16वीं संख्या, 16th नंबर, 16वीं संख्या। उसने पूरा हिसाब किया है, सामने देखो एक बार बच्चा। उसने बोला कि आपके पास 24 संख्याएं हैं जी, जिनका औसत 26 है, मैंने लिख दिया। कह रहा है कि इन्हीं 24 में से जो पहली 15 है उनका औसत 23, जो अंतिम 8 है उनका औसत 33, तो कितनी हो गई संख्या, 15 और 8 23 हो गई। अब कह रहा है जो एक बच गई है ना, देखो बच्चे 15 और 8 कितनी 23 हो गई, जो एक बच गई वो 16th नंबर है। कह रहा है बताओ इसका औसत क्या होगा, इसका औसत जो एक संख्या बच गई है उसका एवरेज आपसे पूछेगा। इस तरह का ये टाइप है जहां आपको एक बार तो सभी संख्याओं का औसत दे देगा और फिर उन संख्याओं में से अलग अलग पार्ट्स बनाकर पूछेगा। जैसे 24 टोटल संख्या है, अब इसमें से पार्ट्स बना के पूछ लिया कि इनमें से पहली 15, अंतिम 8, और बताओ जो एक बच गई उसकी वैल्यू क्या होगी। ये तो जस्ट मैंने आपको सवाल समझाया है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। बच्चा मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, ये रफ करके और फिर हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कल कम से कम कल से अब तक मैं ये 150 बार बोल चुका हूं आपको कि अगर आपके पास एवरेज दिया गया है, उसने बोला 24 का एवरेज 26, क्या करना है आपने, आपने करना है उनका योग। मेरे भाई अगर 24 का एवरेज 26 है तो 24 का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 24 गुणा 26, संख्या को औसत से गुणा कर दो तो कितना आएगा जरा बताना भाई। 24 छिक्के 144, हासिल का 14, 24 दूनी 48, 48 और 14 कितना होता है, वो होता है 62, तो ये आ जाएगा योग 624। अब कह रहा है कि भैया पहली 15 का औसत तो 23 है, तो पहली 15 का योग कितना होगा, 15 गुना 23, ये हो जाएगा 15 तिया 45, हासिल का 4, 15 दूनी 30 और 4 34, ये हो गया पहली 15 का योग। अब कह रहा है अंतिम 8 का औसत 33 है, अंतिम 8 का योग कितना होगा, 8 गुना 33, यानी कि 8 तिया 24, हासिल का 2, 8 तिया 24 और 2 26। जितनी भी संख्याओं का औसत आपको दिया गया था, आपने सभी का योग निकाल दिया। अब आप मुझे बताओ आपके पास 24 का योग कितना है 624, 15 का योग कितना है 345, 8 का योग 264, जरा इनको जोड़ना, तो 15 और 8 23 का योग कितना हो जाएगा, 23 संख्या का वो हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 4 10, 3 2 5 और 1 6, 23 का योग 609, 24 का योग 624। बच्चा जो एक संख्या बच गई 16th जो नंबर है, पता है वो क्या होगा, आप 624 में से 609 घटा दो, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 15, बिल्कुल सही जवाब। कितना आएगा 50, ठीक है। अच्छा आपने क्या किया, आपने 24 संख्याओं का योग निकाला 624, 15 का योग निकाला 345, 8 का योग निकाला 264, और 15 और 8 23 का योग कितना हो गया, दोनों को जोड़ा 609, तो जो एक संख्या बच गई, जो एक संख्या 16th नंबर है, वो 24 के योग में से 23 का योग घटा दिया, वो संख्या हमको मिल गई। हो गया सवाल, बस यही आपने करना है, ठीक है। चलो मैं अगला सवाल आपको देता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप मुझे करके दिखाओगे। सर इसका जवाब ये होगा। बच्चे सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, देखो इस सवाल को मैं डेविएशन से कर सकता हूं कि ये सवाल आप मुझे करके दिखाओगे। सर इसका जवाब ये होगा। बच्चे सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, देखो इस सवाल को मैं डेविएशन से कर सकता हूं बिना ज्यादा कैलकुलेशन के, एक लाइन में 2 लाइन में हो जाएगा, लेकिन उसके लिए डेविएशन मेथड आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल में डेविएशन मेथड पढ़ना पड़ेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर डेविएशन से करें या सम वाले से करें, और उतना डिटेल में पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। मैं आपको एक मेथड पढ़ा रहा हूं सम वाला, योग वाला, उसी से ही हम सवाल करेंगे, नहीं तो मैं दोनों मेथड पढ़ाता हूं, डेविएशन भी योग भी, लेकिन उसके लिए एवरेज की क्लास में कम से कम 6-7 क्लास मुझे लगती है ना, मुझे 3 क्लास में एवरेज कंप्लीट करना है, आपको कंफ्यूजन भी ना हो, इसीलिए मैं एक ही मेथड को फॉलो कर रहा हूं, एक ही मेथड को, है ना। दो मेथड हम साथ लेकर चलेंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा समझने में और फिर कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। ओके देखो अगेन वही क्वेश्चन कि 35 संख्याओं का औसत 22 है। अब कह रहा है इनमें से पहली 17 का औसत 19, इन्हीं में 35 में से, और अंतिम 17 का औसत 20, तो बताओ 18वीं संख्या क्या होगी, बताओ 18वीं यानी कि 18th नंबर क्या होगा। अच्छा आपको बोला है 35 का औसत 22, मैंने कहा जहां भी आपको औसत मिल जाए उठाकर क्या निकालना है मेरे भाई, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो 35 का योग कितना होगा, 35 गुणा 22 कितना हो जाएगा जरा बताना, 35 दूनी 70 भाई, 35 दूनी 70 हासिल के साथ 35 दूनी 70 और 7 77, तो ये तो आपने 35 का योग निकाल दिया। अब सवाल ने कहा कि इन्हीं 35 में से जो पहली 17 है, पहली 17 का औसत 19 है, तो पहली 17 का योग निकाल दो भाई, पहली 17 का योग करेंगे तो 17 गुना 19, 17 निम्मा 153, हासिल का 15, 17 एकम 17 और 15 32, ये आ गया 323। फिर कह रहे हैं अंतिम 17 का औसत 20, तो अंतिम 17 का योग निकाल दो, अंतिम 17 का योग कितना होगा, 17 गुना 20 यानी कि 340। अब आप मुझे बताओ कि 35 का योग आपने निकाल दिया 770, और 17 और 17 34 का योग बताना जरा भाई, 34 का सम, तो आप इनको जोड़ दो, 3 4 2 6 और 3 और 3 6। अब बच्चे आपके पास 35 का योग है, आपके पास 34 का योग है, एक संख्या बच गई ना अभी, कौन सी है वो, 18वीं। सवाल ने लिखा है साफ साफ 18वीं संख्या जो है, तो बच्चे जो 18th नंबर है वो क्या होगा, आप 35 के योग में से 34 का योग माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 10 में से 3 गए 7, 6 में से 6 गए 0, 7 में से 6 गया 1। भाई आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 107। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो मिसिंग नंबर है उसको कैसे निकालना है। चलो तो ये सवाल और करके दिखा दो मुझे जल्दी से, सभी लोग मुझे ये सवाल करके दिखाएंगे बच्चे, ताकि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा बढ़ जाए। ओके चलो बताएंगे सभी लोग क्या होगा इसका उत्तर। वेरी गुड 107। थोड़ा सा मैं आगे आके आपके कमेंट को रिफ्रेश कर देता हूँ। चलिए वेरी गुड, बताएंगे बच्चे इसका आंसर जल्दी से। हाँ 107 सही है। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, 12 लड़कों की जो औसत आयु है वो 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, इन 12 में से, तो बताओ 12वें लड़के की आयु क्या होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना भाई। मैंने कहा जहां भी आपको औसत दिख जाए, 12 लड़के हैं औसत कितना है 10, तुरंत क्या करना है, तुरंत योग निकालना है, तो 12 गुणा 10 यानी कि 120।
मेरे पास संख्या थी, मेरे पास औसत था, मैंने क्या कर दिया, गुणा करके योग निकाल दिया। अब कह रहा है कि इनमें से, इन्हीं 12 में से 11 की औसत आयु 9 है, तो 11 का योग कितना होगा, 11 गुणा 9 यानी कि 99। अब कह रहा है 12वें लड़के की आयु, तो भाई जो 12वें लड़के की आयु होगी ना, पता है वो क्या होगी, वो 12 में से 11 का योग माइनस कर दो, 120 माइनस 99। तो आंसर कितना आएगा, 21 साल। कितना आएगा, 21 साल, ऑप्शन नंबर सी। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग में एक बात आपके ना क्लियर कर देता हूँ। बच्चे मैंने यहाँ पर 3 संख्याएं लिखी, ए बी और सी। यहाँ पर मैंने 3 संख्याएं लिखी, ए बी और सी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पहली 2 संख्याएं सेलेक्ट करो, फर्स्ट 2 नंबर सेलेक्ट करो, तो आप किस किस को सेलेक्ट करोगे, आप करोगे ए और बी को, ए और बी को सेलेक्ट करोगे। अब मैं कहता हूं लास्ट के 2 नंबर, पहले तो मैंने कहा कि पहली 2 संख्या, तो आपने कहा सर ए और बी। अब मैं कह रहा हूं अंतिम 2, लास्ट के 2 नंबर, तो आप कहोगे सर वो होंगे बी और सी। वो क्या होंगे, बी और सी। क्या आपने यहां बी को 2 बार काउंट कर लिया गया, क्या आपने बी को 2 बार काउंट किया है, यस। भाई जब आपने फर्स्ट 2 की बात करी तो आपने बी को काउंट कर लिया, जब आपने लास्ट 2 की बात करी तो भी आपने बी को काउंट कर लिया, है ना। तो अगर मुझे ये बीच वाली संख्या निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहली 2 का योग कितना है, जब मैं फर्स्ट 2 की बात कर रहा था, एक बार सामने देखेंगे, जब मैंने फर्स्ट 2 की बात करी तो वो ए प्लस बी, जब मैंने लास्ट 2 की बात करी तो वो आया बी प्लस सी। कितना आया, बी प्लस सी। अब अगर मुझे बी को निकालना है और बाकियों को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ए प्लस बी जो पहली 2 का योग है, उसमें बी प्लस सी दूसरी का योग जोड़ूंगा, बी प्लस सी, ए प्लस बी में बी प्लस सी जोड़ा, और उसमें से क्या करूंगा, तीनों को माइनस कर दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे बी मिल जाएगा। आप करके देख लो, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, मुझे बी मिल जाएगा। यानी कि जो संख्या को मैंने 2 बार काउंट कर लिया गया था ना, 2 बार काउंट किया था, अगर मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, तो बच्चे मैं क्या करूंगा, पहली 2 का योग जब मैं कह रहा था ए प्लस बी, मैंने लास्ट की 2 का योग किया, वो आया बी प्लस सी। मैं इन दोनों को जोड़ के और तीनों को घटा दूंगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मतलब सर ये क्या हो गया, तो परेशान मत हो, अभी तो मैं जस्ट आपको एक बात बता रहा हूँ। एक और एग्जांपल, भाई जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ 5 संख्याएं हैं, ए बी सी डी ई, और मैंने आपसे कहा पहली 3 संख्याएं, तो आप कहोगे सर ए बी सी, और मैं आपसे कहूं बाद की 3 संख्याएं, तो आप कहोगे सर सी डी ई। क्या यहाँ सी को 2 बार काउंट कर लिया है, जब आपने पहली 3 संख्याओं की बात कही तब भी आपने सी को ले लिया, जब आपने लास्ट की 3 संख्या की बात करी तब भी आपने सी को ले लिया, तो सी को 2 बार आपने काउंट कर लिया है। अब मैं आता हूं अपने सवाल की तरफ, कहां है सवाल मेरा, मेरा सवाल है ये रहा। आइए मेरे सवाल की तरफ, ये सवाल देखो, आप आराम से पढ़ो, टेंशन नहीं लेना, मैं बताऊंगा क्या करना। उसी टाइप का सवाल है। उसने कहा 11 परिणामों का औसत है 60, 11 संख्याओं का एवरेज 60 है। अब कह रहा है यदि पहली 6 का औसत 52 है, पहली 6 का, और अंतिम 6 का औसत 64 है, ओके, तो छठा नंबर क्या होगा, तो छठा नंबर क्या होगा बताओ। भाई आपने वही सवाल वही तरीके से करना है जो अभी मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो 2-3 क्वेश्चन किए हैं कि आपके पास 11 संख्याओं का औसत 60 है, तुरंत बिना सोचे समझे क्या करना है भाई, योग निकालना है। 11 गुणा 60 कितना आ जाएगा, 11 छिक्के 66, यानी कि 11 संख्याओं का जो योग आएगा वो 660 आएगा। वेरी गुड। अब उसने कहा कि पहली 6 का औसत 52 है, पहली 6 जो इन्हीं 11 में से पहली 6 है उनका औसत कितना है 52, उनका योग कितना हो जाएगा 6 गुणा 52, यानी कि 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 1 31, ये हो जाएगा पहली 6 का योग, तो 12। अब उसने कहा कि अंतिम 6 का औसत 64 है, तो अंतिम 6 का योग कितना हो जाएगा 6 गुणा 64, 6 चौके 24 और 6 छीं 36 और 2 38। अब आपको यहां एक चीज बड़ी अजीब लगेगी, सुनना, बड़ी अजीब सी फील आएगी एक चीज में, कौन सी है, यार संख्या तो मेरे पास 11 थी, लेकिन मैंने तो 6 और 6 12 संख्याओं का योग निकाल दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है, कोई बताएगा मुझे। आप समझ गए हो, आप समझ गए हो कि भैया उसने जब 11 संख्याओं की बात करी है ना, देखो मैं लिख ही देता हूं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मैं लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी टी एच आई जे और के। देखना बच्चे, जब उसने पहली 6 की बात करी तो 1 2 3 4 5 और 6, तो मैंने इनकी बात करी ए बी सी डी ई एफ। जब उसने बाद की 6 की बात करी, अंतिम 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये संख्या थी। क्या यहाँ एफ को 2 बार, देखो ये तो पहली 6 हो गई, पहली 6, और ये अंतिम 6 हो गई, अंतिम 6। जैसे यहाँ पर 6 का योग, अंतिम 6 का योग, क्या पहली 6 के टाइम भी आपने एफ को ले लिया और अंतिम 6 के टाइम भी आपने एफ को ले लिया। बच्चे क्या एफ को 2 बार लिया गया है, क्या मेरे भाई एफ को 2 बार लिया गया है, यस। जब मैं पहली संख्या 6 की बात कर रहा था तब भी मैंने एफ को ले लिया, और जब मैं अंतिम लास्ट 6 की बात कर रहा था तब भी मैंने एफ को ले लिया। एफ की काउंटिंग 2 बार हो चुकी है, और अगर मुझे वो निकालनी है छठी संख्या, तो बच्चे इनका योग करना 12 का कितना आएगा जरा, 4 2 6 8 और 1 9 3 और 3 6। आपको जो छठी संख्या निकालनी है ना, 6th नंबर, जिसको 2 बार काउंट कर लिया गया है, तो आप इस 12 के योग में से 696 में से ये 11 का योग माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 36। ये आपका जवाब है, यस। एक संख्या ओवरलैप हो गई थी, पीछे के जो 3-4 सवाल किए थे वहां ऐसा नहीं था, यहाँ एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया। सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया, भैया आप देखो ये 11 संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ, और जब पहली 6 और दूसरी 6 की बात करेगा तो जोड़कर 12 संख्या आ जाएंगी। ऐसे तो संभव नहीं है, एक संख्या ज्यादा कैसे हो गई, क्योंकि उसको 2 बार काउंट कर लिया गया था। तो 12 का योग 696, दोनों को जोड़ा, और 11 का योग 660। अगर मुझे वो छठी संख्या निकालनी है ना, तो 696 में से 660 माइनस कर देंगे तो 36 मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसा सवाल बनता है एग्जाम में जहां ओवरलैप वाली कंडीशन आती है, दिस इज कॉल्ड ओवरलैप कंडीशन। ठीक है बच्चे, चलो वेरी गुड। सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं, आते हैं आगे। ये रहा सवाल नंबर नेक्स्ट, और टाइप नंबर नेक्स्ट उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, थोड़ा सा मिलता जुलता पिछले वाले टाइप से ही। गर्मी बहुत हो रही है भाई, यहाँ जहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ, आप सर जी इतना पसीना कैसे आ रहा है भाई, जहाँ मैं रह रहा हूँ ना यहाँ अब भी लोग हाफ टी शर्ट में है। अब आप लगा लो, आप कहोगे सर लिटरली, हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ इस टाइम महाराष्ट्र से, और यहाँ पर तो मतलब अभी तक तो मुझे स्वेटर पहनने की जरूरत महसूस हुई नहीं है, और रात में पंखा चलाकर सोना पड़ता है। अब देख लो आप, और हमारा जो नोएडा है, मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ इस टाइम इतनी ठंड पड़ रही है कि लोगों ने 15-15 दिन से धूप के नामो निशान नहीं देखा।
देखो उसने कहा 6 संख्याओं में से टोटल 6 संख्या है, पहली 5 का योग छठी संख्या का 7 गुना है। पहली 5 का जो योग है ना वो छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उनका औसत 136 है तो छठी संख्या बताओ क्या होगी। ये जो सवाल है ना, ये सवाल एक पहेली है। आप इस सवाल को थोड़ा रीजनिंग के तौर पर देखना, एक रीजनिंग जैसा सवाल है ये। कैसे, एक बार आप पढ़ो फिर मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। पढ़ा, चलो देखते हैं। उसने कहा 6 संख्या है टोटल, जो पहली 5 का योग है ना सम, वो छठी संख्या का 7 गुना है। मान लो अगर छठी संख्या 10 है ना, छठी संख्या, तो पहली 5 का योग, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, पहली 5 का जो योग होगा वो कितना होगा, 7 गुना, यानी कि 70 होगा। ऐसा वो सवाल आपसे कहना चाह रहा है। तो जितना भी वैल्यू छठी संख्या का है उसका 7 गुना कर दो, वो पहली 5 का योग हो जाएगा, सम हो जाएगा। वेरी गुड। अब आपसे बोला है कि जो 6 संख्या है ना टोटल, इनका औसत 136 है। 6 संख्याओं का औसत, और जहां भी संख्या और औसत आपको दिख जाए हल्का सा मुस्कुरा दिया करो। यार ये चीज तो अब दिमाग में सेट हो चुकी है कि जहां भी संख्या और औसत की बात करेगा ना, हमें क्या करना है, हमें योग निकालना है। तो बच्चे 6 का योग कितना हो जाएगा, 6 का योग, 6 संख्याओं का योग, तो आप कहेंगे सर 6 गुना और औसत कितना है 136। तो प्यारे भाई 6 6 36, 6 18 और 3 21, 6 कम 6 और 2 8, ये 6 संख्याओं का योग निकाल दिया आपने 816। अभी का योग आपने निकाल दिया। अब जो एक पहेली आपको दे रखी है, पहेली क्या दे रखी है मेरे भाई, कि पहली 5 का योग छठी का 7 गुना है, पहली 5 का योग। तो मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट 5, और यहां लिखता हूं सिक्स्थ नंबर, और इनका अनुपात बनाता हूं, इनका रेशियो बनाता हूं। पहली 5 को मैंने एक साथ ले लिया, फर्स्ट 5 लिख दिया, और छठी संख्या को अलग कर दिया। उसने कहा जो पहली 5 का योग है वो छठी का 7 गुना। अगर छठी संख्या 1 यूनिट है तो पहली 5 का योग कितना हो जाएगा, 7। क्या इस अनुपात को समझने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुई? उसने बोला पहली 5 का योग छठी का 7 गुना, मैंने कहा छठी संख्या अगर 1 है तो पहली 5 का योग कितना हो जाएगा, 7 गुना, यानी कि 7। ओके, अब अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो पहली 5 और छठी टोटल संख्या 6 हो गई, तो 7 और 1 8, 8 यूनिट का मान कितना है, तो 6 का योग है 816। तो बच्चे 1 यूनिट का मान कितना होगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1 यूनिट का मान 102। आपसे छठी संख्या पूछ रहा है ना, लास्ट में देखो छठी संख्या, तो 1 यूनिट है और 1 गुना 102, यानी कि आपका आंसर आएगा 102। अब यहां सबसे स्ट्रेंज बात पता है क्या है, आप छठी संख्या की ही वैल्यू निकाल सकते हो बस। अगर मैं आपसे कहूं पहली संख्या बताओ, आप कभी नहीं बता पाओगे। अगर मैं कहूं दूसरी संख्या की वैल्यू बताओ, भी नहीं निकाल पाओगे। तीसरी, चौथी, पांचवी, कभी हम एक अलग अलग वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। केवल छठी संख्या की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर पहली 5 का योग निकाल सकते हैं। पहली जो 5 है ना, उनमें से अलग अलग वैल्यू हम निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना भाई। उसने कहा 6 में से पहली 5 का योग छठी का 7 गुना है, और उन सभी का औसत 136 है, सारी 6 संख्याओं का, सारी 6 का औसत 136, तो 6 का योग निकाल दिया मैंने 816। फिर मैंने कहा कि पहली 5 का योग छठी का 7 गुना बोला है ना, तो पहली 5 यहां लिखी, छठी यहां लिखी। अगर छठी 1 है तो पहली 5 कितनी हो जाएंगी, 7 यूनिट। दोनों को जोड़ा तो 8 का मान 816, 1 का मान 102। उसने छठी संख्या पूछी थी तो आपकी 102 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 102, 102। ओके, ठीक है। एक और सवाल ऐसा ही देता हूं, चलो ये सवाल देखिए जरा, एज इट इज क्वेश्चन है ये भी। देखेंगे बच्चे इस सवाल को, बताओ, बस पहेली है, वो रेशियो बनाना है। भाई अगर मैं आपसे कहने लगूं कि हम 5 लोग हैं, आप 4 हो, एक मैं 5, हम 5 खड़े हैं, मैं आपसे कहने लगूं कि जितना 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 मेरे पास पैसा है ना, उसका 10 गुना आप सभी के पास मिलाकर है, उतना उसका 10 गुना आप सभी के पास मिलाकर है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास, अगर मैं कहूं मेरे पास 1 यूनिट है, तो आप सभी के पास कितना होगा, आप सभी के पास होगा उसका 10 गुना, यानी कि 10 यूनिट। ऐसा रेशियो बना है कि जो पहली 5 का योग है वो छठी का 7 गुना, यानी कि छठे लड़के के पास अगर 1 रुपया है तो 5 लोगों के पास मिलाकर 7 रुपया, उसका 7 गुना, ये वो कहना चाह रहा है। ऐसे रेशियो बना। चलो, 4 पदों का औसत है 30, ये तो बड़ी आसान है। अब कह रहा है पहला पद शेष पदों के योग का 1/3 है। ओके, तो पहला पद कितना होगा, कार्यकाल नहीं है, पहला पद क्या होगा, बताओ। एज इट इज पिछले सवाल की तरह है। देखेंगे बच्चे, 4 पदों का औसत 30 है, तो 4 का योग कितना होगा, 4 गुना 30 यानी कि 120। इसको तो निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। अब हमें रेशियो बनाना है। उसने एक ग्रुप बना दिया कि जो पहला पद है ना, जो पहला लड़का है, उसके पास जो पैसा है वो शेष पदों के योग का, जो बाकी 3 लोग हैं ना उनके पास जितना भी पैसा है सब कुछ मिलाकर उसका 1/3 है, उसका 1/3। अच्छा 1/3 अगर मैं ऐसे लिखूं, तो 3 यूनिट अगर शेष का योग है, शेष का योग है, तो ये 1 यूनिट क्या होगा, ये पहला हो जाएगा, पहला पद। एक बार सवाल को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी, पहला पद, ठीक है। उसने क्या बोला, उसने बोला मेरे भाई कि जो पहला पद है, जो फर्स्ट टर्म है, वो शेष पदों का योग का 1/3 है। 1/3 का मतलब कि अगर 3 रुपया बाकी सब लोगों के पास है ना, तो 1 रुपया पहले वाले के पास है, ये मतलब है 1/3 का। अगर मैं इन सभी को जोड़ूं भाई, शेष को और पहले को, तो जोड़कर कितना आएगा, 3 और 1 4, और 4 यूनिट का मान कितना है, 120। कितना है भाई, 120। 4 यूनिट का मान कितना है, 120। 1 का मान कितना होगा, 4 तिया 12, 1 का मान हो जाएगा 30। आपसे क्या कह रहा है, पहला पद क्या होगा, तो पहला पद क्या है, पहला पद क्या है, यहां देख लो, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना है, 30, और आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब। ओके, जस्ट आपने यहाँ रेशियो टाइप बना दिया, बनाना है, वो आएगा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ, इस लाइन से हमें अनुपात बनाना है। उसने कहा कि पहली संख्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी और सी। भाई उसने कहा जो पहली संख्या है ना वो दूसरी का 2 गुना है, डबल है। अगर दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2, डबल होगी ना उसका। अगर दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या क्या होगी, उसका डबल, उसका 2 गुना। अब आगे चलो, यहाँ पर ये बॉक्स खाली रह गया, इसको ऐसे बना दो। आगे चलो, उसने कहा जो दूसरी संख्या है ना वो तीसरी का 3 गुना, यानी कि तीसरी संख्या अगर 1 है तो दूसरी संख्या क्या है, उसका 3 गुना, यानी कि 3 है। और यहाँ ये बॉक्स खाली रह गया, बॉक्स के सामने 1 और बॉक्स के सामने 3, बस गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ये मेरे पास संख्याओं का रेशियो बन गया, बस हो गया सवाल। क्या मैं इनको ऐसे मान सकता हूँ 6R, 3R और 1R?
रेशियो में ये कॉन्सेप्ट सीखे थे, और तीनों का योग कितना दे रखा है 150। तो 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 आर बराबर कितना है 150। बच्चे यहाँ से आर कितना होगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, आर हो जाएगा 15। आर कितना हो जाएगा 15। उसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, भाई कितना अंतर है, वो तो 5 आर है, और 5 आर का मतलब कितना, 5 गुणा 15 यानी कि 75। 75 है ना। पहले आपको तीन संख्या का औसत दिया हुआ था, आपने योग निकाल दिया, फिर आपसे बोला पहली संख्या दूसरी का 2 गुना और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना, आपने रेशियो बना लिया 6 3 और 1, 6 आर 3 आर 1 आर, फिर आपने जोड़ा 6 और 3 और 1 10 का मान कितना 150, जो योग था ऊपर सम था, तो आर का मान 15, पहली और तीसरी का डिफरेंस पूछा था 5 आर यानी कि 75। 75 ओके। अब ये रेशियो बना लो, आपके ऊपर है कि ये रेशियो आप कितना आसान बना सकते हो, बाकी तो और कुछ नहीं करना, बस ये रेशियो आप देख लो, मैंने बहुत सारे तरीके आपको सिखाए हैं, आप कितना आसान बना लो, बाकी तो एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे, आपको जो भी अलग लगा होगा वो रेशियो बनाने में लगा होगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी। ठीक है भाई, चलो ये सवाल करेंगे जरा, करिए भाई सवाल को जल्दी से आप लोग, फिर टाइप चेंज करते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं, एक नया टाइप फिर मैं आपको बताता हूँ। करो। सवाल है कि एक टीम द्वारा 7 पारियों में बनाए गए रनों का औसत, अगेन वही चीज मैं फिर कह रहा हूं कि अगर उसने 7 पारियों का औसत 15 दे दिया तो आपने क्या करना है, यस मुझे सुनाई दे गया, आप कह रहे हो कि सर योग निकालना है, कह रहा है कि टीम ने 7वीं पारी में 21 रन बनाए, 7वीं जो लास्ट की 7th पारी थी, तो बताओ 6 पारियों में कितने रन बनाए होंगे, कोई सवाल थोड़ी है। भाई देखो 7 पारियों का औसत कितना है 15, तो 7 पारियों का योग कितना होगा, 7 गुणा 15 यानी कि 105, कितना होगा भाई 105, ये 7 पारियों का सम आ गया, योग आ गया। अब सवाल ने बोला कि जो 7वीं जो सबसे लास्ट की पारी थी ना उसमें तो 21 रन बनाए हैं, तो बताओ जो 6 पारी थी उसमें कितने रन बनाए होंगे औसतन, एवरेज। तो पहले तो आप 6 पारी का योग निकालो बच्चे, 6 पारी का जो योग होगा, 6 पारी का जो योग होगा सम होगा वो कितना होगा, वो 7 पारी का कितना है 105, और उसमें से सबसे लास्ट की पारी के रन घटा दो, 84 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। भाई आप क्रिकेटर हो, आप 7 पारी में 105 रन बनाते हो, ऐसे सोचो आपने क्रिकेट खेला, 7 पारी में मिलाकर 105 रन बनाए, और जो सबसे लास्ट की पारी थी उसमें 21 रन आपने बनाए, तो 6 पारी में कितने बनाए होंगे, आप कहोगे सर 105 में से जो लास्ट के 21 रन उनको हटा दो, तो 6 पारी का हमारे रन आ जाएंगे, तो वही तो मैंने किया कि 6 पारी का योग कितना है 105 में से लास्ट वाले घटा दिया, 84 आ गया। अब आपसे पूछा है 6 पारी का औसत, बच्चे जब भी आपसे औसत पूछा जाए आप जानते हैं क्या होता है औसत, सर वो होता है योग, योग बटे संख्या, है ना कि नहीं, यस। योग कितना है 84, और संख्या कितनी है 6, 6 है ना, ये रही 6, 6 से डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा 14, औसत कितना आ गया भाई, औसत आ गया ऑप्शन नंबर ए 14, 14 6 84। ओके, पहले तो आपने 6 पारी का योग निकाला 84, और आपसे 6 पारी का औसत पूछ रहा है, तो योग बटे संख्या, 84 बटे संख्या कितनी है 6, 14 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीज है ना। चलो अब मैं टाइप चेंज करता हूँ, और टाइप चेंज करके कुछ आपसे पूछता हूं मैं, टाइप चेंज है और कॉन्सेप्ट आया नया, टाइप चेंज है और कॉन्सेप्ट आया नया, और कॉन्सेप्ट इतना फुट्टल कॉन्सेप्ट है ना, आपको सर कोई कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो वास्तव में बहुत गजब कॉन्सेप्ट लास्ट में जाकर साबित होगा, शुरू में तो आपको लगेगा सर ये क्या कर रहे हो कॉन्सेप्ट थोड़ी है। देखो अगर मैं आपसे कहूं मैंने यहाँ लिखा 14, और मुझे 14 में कुछ घटाना है, ये प्लस का 14 मैंने लिखा, इसमें कुछ घटाओ या कुछ जोड़ो बराबर 0 ला कर दो मुझे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। मैंने आपसे बोला कि मैंने लिखा 14 14, और इसमें कुछ जोड़ो या कुछ घटाओ, एक ही संख्या सिंगल संख्या, कुछ जोड़ो कुछ घटाओ, मुझे बराबर 0 मिलना चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे तो बराबर 0 ला कर दो, कैसे भी करो। आप पता है क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर यहाँ 14 लिखा हुआ है ना, इसमें से 14 ही घटा दो, -14, यानी कि संख्या अगर यहाँ +14 है तो -14 कर दो, बराबर 0 आ जाएगा सर, है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे कहता हूं कि बच्चे यहां मैं लिख रहा हूं कि 4 + 6 और +10, ये तीन संख्या है मेरे पास, 4 6 10, तीनों को मैंने जोड़ा, तीनों संख्या प्लस में है, मैंने कहा मुझे यहां कुछ घटाओ और जोड़ो बराबर 0 ला कर दो, एक ही संख्या होनी चाहिए, एक सिंगल संख्या। यहां तो आपने तीन संख्या को जोड़कर एक संख्या बना रहे हो, 4 6 और 10 को, और मैं कह रहा हूं यहां एक ही संख्या होनी चाहिए, तो भैया वो संख्या क्या होगी, उसे मैं घटाऊं या जोड़ूं, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर यहां तीन संख्याओं का योग कितना है, 10 और 6 16 और 4 20, सर तीनों संख्याओं का योग है 20, तीनों संख्याओं को जोड़कर देखा 20, जितना इनका बना रहे हो 4 6 और 10 को, और मैं कह रहा हूं यहां एक ही संख्या होनी चाहिए, तो भैया वो संख्या क्या होगी, उसे मैं घटाऊं या जोड़ूं, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर यहां तीन संख्याओं का योग कितना है, 10 और 6 16 और 4 20, सर तीनों संख्याओं का योग है 20, तीनों संख्याओं को जोड़कर देखा 20, जितना इनका योग है ना सर, उस योग के बराबर माइनस की संख्या, अगर यहां प्लस का 20 है तो सर माइनस का 20 कर दो, 0 आ जाएगा। आपने कैसे इसमें दिमाग लगाया, आपने कहा कि जितनी संख्याओं को आप जोड़ रहे हो ना सर, तीन संख्या हो, 4 हो, 400 हो, उन सभी को जोड़कर एक संख्या बना लो 20, प्लस का 20 है तो उतनी ही संख्या माइनस का 20 यहां कर दो। अब मैं धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट पर लेकर आता हूं। बच्चे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास तीन संख्याएं हैं, मेरे पास तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इनमें से मैक्सिमम कितनी संख्या 0 से बड़ी हो सकती है या 0 से कम हो सकती है कि उनका योग 0 बन जाए, सभी का मैक्सिमम कितनी संख्या 0 से बड़ी या 0 से कम हो सकती है। मैंने आपसे कहा अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम कितनी संख्याएं, कितनी संख्या 0 से कम हो सकती हैं, हो सकती हैं कि सभी का योग, सभी का योग 0 बन जाए। ये बनी बात बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूं कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे टाइप इसी कॉन्सेप्ट से होंगे, कई सारे टाइप, अक्सर इस कॉन्सेप्ट को बच्चे रट लेते हैं,
अक्सर रट लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को बच्चे, लेकिन मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ऐसा डाल रहा हूं कि आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे। मैंने कहा कि आपके पास तीन संख्याएं हैं, अधिकतम कितनी संख्या शून्य से कम यानी कि माइनस, अधिकतम कितनी संख्या, मैक्सिमम कितनी संख्या आप शून्य से कम रख सकते हो, बताओ। तो सभी का योग जीरो बन जाए, बताएंगे जरा भाई। आप अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्या शून्य से कम माइनस की रख सकते हो। तीन संख्याएं हैं, मैं लिख देता हूं ए बी और सी, देखते रहो। अगर मैं एक संख्या को माइनस में लेता हूं, अगर मैं एक संख्या को माइनस में लेता हूं तो ये संख्या प्लस और ये प्लस, इनका योग जीरो हो सकता है भाई। जितना इन दोनों का जुड़कर प्लस बनेगा उतना ये माइनस बन जाएगा, तो योग जीरो हो सकता है। अभी जो मैं आपको पढ़ा के आया हूं वो 4 6 10 वाला हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, देखते रहो। मैंने कहा एक संख्या माइनस में हो सकती है शून्य से कम, बाकी दो प्लस में हो जाएंगी। जितना ये दोनों प्लस में मिलकर बनाएंगी उतना ये माइनस में जीरो बन जाएगा। क्या दो संख्याओं को मैं माइनस ले सकता हूं, देखते रहना बच्चे। क्या दो संख्याओं को मैं इसको भी माइनस में ले लूं, इसको भी माइनस में ले लूं, ये प्लस हो जाएगा। क्या दो संख्याओं को अगर मैं माइनस में ले लूं तो क्या इनका योग शून्य बन सकता है, क्या इनका योग शून्य जीरो बन सकता है, यस और नो में जवाब दो। अगर मैं तीन संख्याओं में से दो संख्या शून्य जीरो से छोटी ले लूं तो क्या इनका योग एक तीसरी संख्या प्लस, क्या इनका योग इनका सम जीरो बन सकता है, मैं कह रहा हूं बन सकता है, यस और नो में जवाब दो। मैं कह रहा हूं कभी लाइफ में भूलोगे नहीं है कॉन्सेप्ट आप, और देखते ही सवाल का आंसर टिका दोगे। आप कहोगे सर दो संख्या माइनस की है, तो जितनी ये माइनस की मिलकर बनेगी उतनी ये प्लस की बन जाएगी, योग जीरो हो जाएगा सर। बन सकता है सर योग तो जीरो। मैं लास्ट में एक कॉन्सेप्ट लिखवा दूंगा, जिसको रटना है उसे डायरेक्ट रट लेना, जो समझने वाले हैं 2 मिनट में इसको समझ लो, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जितनी ये दो संख्या माइनस में मिलकर बनेंगी उतनी एक प्लस में हो जाएगी, सर जीरो बन जाएगा। अब क्या मैं तीनों संख्याओं को माइनस में ले सकता हूं, क्या तीनों संख्या माइनस में मिलकर कभी भाई योग जीरो बना सकती हैं, आप मुझे बता दो। अब यस और नो में जवाब देना, क्या तीनों संख्या सारी की सारी संख्या माइनस में हो सकती हैं, क्या सारी की सारी संख्या माइनस में हो सकती है और उनका योग जीरो बन सकता है कभी। आप कहोगे सर ये तो घोर अपराध हो जाएगा, सारी संख्या माइनस में हो गई तो जीरो कैसे बनेगा, जीरो तो बन ही नहीं सकता है। यानी कि एक संख्या को तो प्लस रहना पड़ेगा, बाकी संख्या माइनस में हो जाओ। तो हम कितनी संख्या अधिकतम शून्य से कम कर सकते हैं, अगर तीन संख्या है तो हम केवल दो संख्या शून्य से कम कर सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम दो संख्या हम शून्य से कम कर सकते हैं, एक को तो प्लस में रहना ही पड़ेगा, तभी उनका योग जीरो बनेगा, तभी उनका योग जीरो बनेगा। शून्य से कम कहे या शून्य से अधिक कहे, बात एक ही है। शून्य से अधिक कहेगा तभी मैक्सिमम दो ही संख्या। ये था कॉन्सेप्ट। अब रटते क्या है बच्चे, या टीचर्स भी क्या रटवाते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट भी मैं वो भी आपको रटवा देता हूं। क्या रटते हैं और क्या रटवाते हैं लोग, मैं यहीं पर इसको मॉडिफाई करके एक आपको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहा हूं। यहां लिख रहा हूं कि n संख्याओं में, यहां पर लिख रहा हूं n संख्याओं में, n संख्याओं में, n संख्याओं में अधिकतम कितनी संख्या शून्य से कम, शून्य से कम या अधिक, शून्य से कम या अधिक हो सकती है कि सभी का योग जीरो बन जाए। इसका आंसर होता है डायरेक्ट n माइनस वन। वन क्यों माइनस किया हमने यहां पर, एक वो संख्या जो प्लस में रहेगी वो संख्या हमने माइनस कर दी। यानी कि मेरे पास अगर 10 संख्याएं हैं और मैं आपसे पूछने लगूं कि कितनी संख्या मैं शून्य से ज्यादा रख सकता हूं कि योग जीरो बन जाए, तो आप कहोगे सर 10 माइनस एक, एक संख्या माइनस कर दो तो वो जो सबको जीरो बना देगी, अलग अपोजिट साइन रख के। सर 9 संख्या रख सकते हो आप शून्य से अधिक। अगर मैं कहूं आपके पास 20 संख्याएं हैं तो अधिकतम कितनी संख्या शून्य से कम हो सकती है कि योग जीरो बन जाए, आप कहोगे सर 19, एक घटा दो बस। तो आप इसे डायरेक्ट भी रख लो। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आए कि n संख्याएं हैं तो कितनी संख्या शून्य से कम या अधिक, कुछ भी पूछ सकता है, कम भी अधिक भी, अधिक हो सकती है कि सभी का योग जीरो बन जाए। आप कहेंगे जितनी संख्या है एक घटा दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपने करना है। अब मैं आपको अगला सवाल, सॉरी इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर मुझे देने वाले हैं। बताएंगे बच्चे सभी लोग जल्दी से, बताओ। ये डायरेक्ट याद कर लो, जो बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि अगर ऐसा आए, ये रहा सवाल, देखो n माइनस वन डायरेक्ट याद कर लो आप लोग। जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आया वेल एंड गुड, नहीं आया n माइनस वन डायरेक्ट दिमाग में सेट कर लो कि 48 संख्याओं का औसत शून्य है। बच्चे औसत अगर शून्य है तो योग भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है संख्या गुणा औसत। यस, और सवाल ने बोला कि औसत जीरो है तो औसत को जीरो रखेंगे तो भैया योग भी तो जीरो हो जाएगा, औसत को जीरो होगा तो योग भी जीरो होगा। अब सवाल ने कहा कि भैया 48 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है। आंसर आएगा n माइनस वन। कितना आएगा मेरे भाई, n माइनस वन, यानी कि 48 माइनस एक, आपका आंसर होगा 47। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, बस खत्म हो गया सवाल। वो कॉन्सेप्ट समझाने का पर्पस यही था, आप कभी भूलो ना इस बात को, बस ठीक है। चलो अगला सवाल, ये रहा सवाल बनने के चांस मुझे लग रहा है कि है। बताओ बच्चे जल्दी से, ये सवाल का उत्तर बताएंगे सभी लोग। सवाल है 27 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है। अगेन वही सवाल, n बराबर कितना है, n बराबर है 27। आपसे कह रहा है कि कितनी अधिकतम संख्या शून्य से अधिक हो सकती है। आप ये मतलब सर न्यूनतम पूछने लग जाए, न्यूनतम नहीं पूछेगा कभी भी, न्यूनतम तो कितनी हो सकती है, अधिकतम ही पूछेगा, ठीक है। न्यूनतम तो हमेशा वन ही आंसर आएगा, अधिकतम कितनी हो सकती है वो आपका आंसर चेंज होगा, वो होगा n माइनस वन, यानी कि 27 माइनस वन यानी कि 26। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हो गया, ठीक है। तो कितनी संख्या अधिकतम शून्य से अधिक पूछ ले या शून्य से कम पूछ ले, हमेशा आंसर क्या होगा, n माइनस वन। तो आप 5 सेकंड से भी कम में इस सवाल का जवाब बता सकते हैं। चलिए कुछ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं भैया। फॉर्मुला बेस्ड है ना, एक टाइप है मेरे पास, मैंने अलग से उसको बना दिया है कि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए तो कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिए हैं आप लोगों के लिए कि टाइम वेस्ट ना हो। मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम डायरेक्ट सवाल पर चलेंगे, ठीक है। फॉर्मुला बेस्ड औसत निकालते कैसे हैं, वो कहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो जानते हो ना, जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट टाइम्स तक जाती हैं। क्या होती है बच्चे प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाती हैं, 1 से शुरू होकर। तो ऐसी n संख्याओं का औसत होगा n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। आपसे कहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, स्क्वायर का, जैसे आपसे कहे फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ऐसे जाए n का स्क्वायर, स्क्वायर का औसत, भैया वो होगा n प्लस 1।
2n+1/6। ये फॉर्मूला बेस्ड है, इनको आप डायरेक्ट याद कर लो फॉर्मूले को, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सवाल जैसे मैंने लिखा है ना, लाइन जैसे लिखवाई है एज इट इज क्वेश्चन आएगा। अगर आया तो बस n की जगह वो कोई संख्या डाल देगा। मैं कराऊंगा सवाल अभी आपको। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्ग स्क्वायर का, वो होगा n+1 2n+1/6। ठीक है। फिर है प्रथम n प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं बच्चे, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। घनों का औसत, एवरेज ऑफ क्यूब, घन मतलब क्यूब, क्यूब का एवरेज, है ना। जैसे आपसे कहे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और ऐसे n क्यूब, और उनका एवरेज वो होगा n इंटू n+1/2 और उसका स्क्वायर और बटे n। जो बटे n है ये अलग है, तो n इंटू n+1/2 इसका स्क्वायर और बटे n। स्क्रीनशॉट नहीं हो पाएगा, ये एप्लीकेशन है, स्क्रीनशॉट नहीं होगा। फोर्थ नंबर है कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या, नेचुरल इवन नंबर। बच्चे नेचुरल इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8 और ऐसे जो चलते जाएंगे, 2 4 6 8 10 12, वो इवन नंबर है। और कह रहा है कि प्रथम n, फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर्स का औसत एवरेज जो होगा n+1। जितनी संख्याएं हैं ना उसमें एक जोड़ दो, वही उनका एवरेज है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या है, अगर मैं कहूं कि प्रथम, इस पे मैं एग्जांपल करा रहा हूं, अगर मैं कहूं कि प्रथम 19 प्राकृतिक सम संख्याओं का एवरेज, आपका आंसर पता है क्या होगा? आपका आंसर होगा 19 + 1 20। ये कर देना है बस। अगर मैं कहूं कि प्रथम 10,000 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत 10,000, आपका आंसर होगा 10,000 में एक जोड़ दो, n+1, 10,001, वो आपका आंसर है। आगे कहेगा प्रथम n प्राकृतिक विषम ऑड नंबर्स और उनका एवरेज। प्रथम n नेचुरल ऑड नंबर्स का एवरेज वो n होगा। जितनी संख्याएं उतना ही एवरेज, जितनी संख्याएं उतना ही एवरेज। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है। बच्चे जो आपने फॉर्मूला गलत कह रहे हो ना, आपने योग के फॉर्मूले रटे हुए हैं। आप कह रहे हो सर n इंटू n+1 2n+1/6 होगा, ये कह रहे हो ना, वो योग का फॉर्मूला है। उसको मैंने n से डिवाइड करके औसत का फॉर्मूला बनाया, तो n से n कट गया, वो n+1 2n+1/6 बचा। समझिए आप कहां बात कह रहे हो? आप कह रहे हो कि सर वो तो n इंटू n+1 2n+1/6 होता है, वो योग सम का फॉर्मूला है। हम एवरेज की बात कर रहे हैं, n से n कट गया है, इसीलिए ये n+1 2n+1/6 है। चलो, तो प्रथम n प्राकृतिक विषम ऑड नंबर का एवरेज वो n ही है। अगर मैं कहूं 80, प्रथम 80 विषम संख्याओं का औसत, तो कितना होगा? 80 ही होगा। अगर मैं कहूं प्रथम 1,00,000 विषम संख्याओं का औसत, वो 1,00,000 ही होगा। जितनी संख्याएं हैं उतना ही औसत। ये कुछ फॉर्मूला बेस्ड है जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, इनसे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा अगर फॉर्मूला बेस्ड आया तो। ठीक है बच्चे, बस ये आपने डायरेक्ट याद रखने हैं, ये डायरेक्ट आपने याद रखने हैं फॉर्मूले। ओके, चलो अब मैं सवाल बताता हूं आपको। सवाल है ये रहा, बताएंगे जल्दी से। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपने, आपने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हाँ भाई ये ठीक है, ये ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होता, योग होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। घन का योग, औसत करना है तो मैंने n से डिवाइड कर दिया बस। पहली 1001 संख्याओं का औसत 1001 ही है, तो बताओ रिक्त स्थान पर क्या आएगा? वो संख्या क्या थी जिन 1001 का औसत 1001 ही है? मैंने अभी आपको फॉर्मूले में लिखवाया कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत n, जितनी संख्या है उतना ही अगर औसत है तो वो संख्या क्या होंगी भाई? वो संख्या विषम होंगी। क्या होंगी? वो संख्या ऑड होंगी, विषम होंगी। ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है? उसने कहा 1001 संख्याओं का औसत 1001 है, तो वो विषम ही संख्या, ऑड ही नंबर रही होंगी, है ना। अगर इनका औसत कुछ इस तरीके की संख्या होती, जरा ये सवाल देखो और बताओ इसका उत्तर क्या होगा। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। आप 100% मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं, गारंटेड आपकी तरफ से इसका जवाब मुझे मिलेगा। सवाल है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहली 149 तेज संख्याओं का औसत 150 है, एक ज्यादा, एक ज्यादा, यानी कि यहां n+1 वाला केस है। n+1, 149 का औसत 150 है और वो तो सम यानी कि इवन का केस होता है। इसका केस होता है इवन का, इसका केस होता है वो इवन का केस होता है ना। बिल्कुल सही बात है। n+1 वाला केस किसका है? ये रहा, देख लो, n+1 इवन का। चलो आगे चलते हैं। ये सवाल बताओ जरा, बताएंगे बच्चे जल्दी से जवाब क्या होगा। फिर एक इसके बाद एक सवाल और फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप हम पढ़ने वाले हैं, क्रमागत संख्या वाला, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाला। ठीक है, कल खत्म कर देंगे चैप्टर को, डेफिनेटली कल खत्म कर देंगे। चलिए, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत, और ये तो मैंने आपको बताया है फॉर्मूला क्या, n+1 और 2n+1/6, n+1 2n+1/6। n कितना है? 11, तो 11 और 1 12, और 2n+1, 11 की वैल्यू रखेंगे, 11 दूनी 22 और 1 23, 22/6, है ना भाई। n की जगह 11 रख दो बस, आप एक जगह 12 आएगा, एक जगह 23, तो 6 दूनी 12 और 23 दूनी 40। आंसर कितना आएगा? 46। ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। आंसर कितना बना बच्चे? आंसर बना 46। चलो वेरी गुड, आवाज ठीक आ रही है भाई? हाँ, सब कुछ ओके है, बस कमेंट में रिफ्रेश कर रहा हूँ आप लोगों के। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, इस सवाल का उत्तर बताओ क्या होगा। सभी लोग बच्चे इस सवाल का उत्तर बताएंगे। हाँ ओके, अब ठीक है। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, क्यूब का एवरेज, क्यूब का एवरेज बच्चे वो क्या होता है? मैंने आपको बताया n इंटू n+1/2 और इसका होल स्क्वायर, ये तो योग होता है और इसको n से डिवाइड कर दिया तो औसत आ गया।
रखो n की वैल्यू 7, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई? n की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 गुणा 7 और 1 8 बटे 2 और इसका होल स्क्वायर और बटे कितना n यानी कि 7। तो 2 चौके 8, 7 चौके 28 का स्क्वायर बटे 7 कितना आएगा? ये आएगा आपका 28 का स्क्वायर कितना होता है आपका 784 बटे 7। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी, आंसर कितना आ गया? 112। कितना आ गया? 112। तो ये कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, अगर आपके एग्जाम में बन जाए तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला रख के आंसर बता सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड भाई, अब 7 संख्याओं का कहां तक मैं घन करता रहूंगा, कहां तक मैं क्यूब निकालता रहूंगा, बड़ा टिपिकल हो जाएगा ना। तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद किया, कुछ इसी टाइप के फॉर्मूला बेस्ड बनेंगे, इससे बाहर फॉर्मूला बेस्ड एवरेज पर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज भी खत्म हो गई कि चाहे स्क्वायर का वर्ग की बात करें, चाहे विषम सम की बात करें, चाहे विषम की बात करें, तो आपने ये फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं 4 से 5 और आप तुरंत अपना डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ओके चलो, एटलीस्ट इन 3 का तो जरूर याद रखना। बच्चे इन दोनों का तो, इनका तो अभी मैं इलाज आपको कर दूंगा, इनके तो फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनका तो अभी मैं इलाज कर दूंगा। घन का नहीं, सॉरी सॉरी, किस किसका, इसका इलाज कर दूंगा अभी मैं, और इन दोनों का, ये दोनों तो आपको याद रखने हैं, ये दोनों तो एटलीस्ट आपको याद रखने हैं, वर्ग और घन। बाकी पहले का, चौथे का और पांचवे का अभी मैं इलाज कर रहा हूँ, इनका मैं आपको इलाज कर रहा हूँ, हालांकि इनको भी आप डायरेक्ट याद कर लोगे। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्रमागत संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। और उसमें जो फर्स्ट नंबर है प्राकृतिक संख्या, उसका इलाज हो जाएगा, उसका फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। सम संख्याओं का इलाज हो जाएगा, n+1 याद रखना है तो रख लो, उसकी भी जरूरत नहीं है। विषम संख्याओं का भी इलाज हो जाएगा। बस वर्ग और घन इन दोनों का फॉर्मूला याद कर लेना। अगर वर्गों का औसत कहे तो फॉर्मूला पता होना चाहिए n+1 2n+1/6। अगर घन का औसत कहे तो याद रहना चाहिए n × n+1/2 का स्क्वायर बटे n। तो अभी मैं कर रहा हूँ इलाज। ठीक है, तो क्रमागत संख्याएं, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि ये होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रमागत संख्याएं? बताओ, कोई भी जानता है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्रमागत संख्याएं होती क्या है? एक सिंगल बच्चा मुझे बता दो कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, फिर हम चलते हैं आगे। और बहुत ही प्यारा मैं कर रहा हूं आज का, अगर सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट जो आपको लगेगा, मुझे लगता है सारे बेस्ट कॉन्सेप्ट थे आज के जो आपको लगे हैं, सब कुछ आपको समझ में आए, लेकिन जो सब में से सबसे बेस्ट लगेगा वो ये क्रमागत संख्याओं को सवाल आपको लगने वाले हैं सबसे बेस्ट, क्योंकि ये सवाल में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। यस, आपको संख्या लिखनी है, बस लिखकर आपका आंसर आ जाएगा। कोई मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, कुछ एक आध सवाल में हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, सीधा संख्या रखनी है, प्लेस करनी है और उन्हीं में से एवरेज आ जाएगा। लेकिन अब मेरा सवाल है कि क्रमागत संख्या, बच्चे कह रहे हैं सर 1 2 3 4 5, मैंने आपसे एग्जांपल नहीं पूछा क्रमागत का कि आप जो 1 2 3 4 5 कह रहे हो, 2 4 6 8 10 नहीं होता क्रमागत, होता है 3 5 7 9 11 नहीं होता क्रमागत, बिल्कुल होगा। मैं पूछ रहा हूं होती क्या है बच्चे, जिन संख्याओं में जिस सीरीज में, जिस श्रृंखला में दो आसन्न संख्याओं का अंतर समान हो। अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, फिर मैं एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चे। एक श्रृंखला में, इंग्लिश में भी लिखूंगा, एक श्रृंखला में, भाई देख लेना मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी है, आप अपने हिसाब से श्रृंखला लिख लेना जो ठीक हो। एक श्रृंखला में दो आसन्न दो आसन्न संख्याओं का दो आसन्न संख्याओं का अंतर दो आसन्न संख्याओं का अंतर समान हो तो वे संख्याएं क्रमागत 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 कही जाती है। आसन्न, इंग्लिश में अगर मैं कहूं द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर्स इन अ सीरीज इज सेम, द नंबर्स आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, वो संख्या जिनमें दो आसन, जो सटी हुई संख्या, एडजेसेंट नंबर, सटी हुई संख्याओं का डिफरेंस, अंतर समान होगा, वो हर संख्या आपकी कॉन्जिक्यूटिव या फिर आपकी क्रमागत संख्याएं कही जाएंगी। अब मैं आपसे कहता हूं, जरा मुझे बताओ कि एग्जाम्पल क्या क्या है। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूं तो बच्चे, एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्राकृतिक संख्याएं, बच्चे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, क्या ये संख्या क्रमागत होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स क्रमागत होंगी? आप कहेंगे सर डेफिनेटली होंगी। क्यों? आप डिफरेंस देख लो बच्चे, डिफरेंस सबका 1 1 1 1 चलेगा, डिफरेंस सबका 1 1 1 1 1 1 आगे तक चलेगा, और ये संख्या आपकी क्रमागत होंगी। मैंने कहा वो हर सीरीज, वो हर श्रृंखला जिसमें दो एडजेसेंट आसन्न संख्याओं का अंतर मान होगा, वो संख्या क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव होंगी। अभी इनका मैं औसत निकालना नहीं सिखा रहा आपको, अभी तो मैं जस्ट ये सिखा रहा हूं कि क्रमागत होती क्या है। औसत निकालना तो 5 मिनट का काम है सिखाना आपको, और 5 सेकंड का आप खुद निकाल देंगे। पहले तो क्रमागत होती क्या है वो तो देख ले। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि क्रमागत सम संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव अगर मैं आपसे कहूं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, क्या ये संख्या हमारी, जैसे मैं कहूं 2 4 6 8 और ऐसे, या फिर कहीं बीच में से भी उठा लूं कि भाई मैं कहूं 12 14 18, ये संख्या, क्या ये संख्या क्रमागत है? भाई ये एग्जांपल 1 है, ये एग्जांपल 2 है। इवन नंबर्स का ही दो एग्जांपल दे दिए कि या तो शुरू से 2 4 6 8 10 हो। भाई सभी का अंतर कितना है आप चेक कर सकते हो, सभी का अंतर आपको 2 2 2 2 दिख रहा है, यहां भी 2 2 अंतर दिख रहा है, तो ये भी संख्या क्रमागत है, कॉन्जिक्यूटिव है ना भाई। 2 4 6 8 10 12 ऐसे चलती चली जाओ, या कहीं बीच में से उठा लो 12 14 18, बिल्कुल है। अगर मैं आपसे कहूं तीसरा, विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, क्या ये संख्या हमारी कॉन्जिक्यूटिव होंगी, क्रमागत होंगी? यस, 1 3 5 7 9, यस ये भी हमारी क्रमागत होंगी। कहीं बीच में से उठा लो, दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं 23 25 27 29, ये संख्या क्रमागत है? यस क्रमागत है सर, सबका डिफरेंस 2 है। ओके चलो अगला एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल क्या है? अगर मैं आपसे कहूं n के प्रथम m गुणज, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, n के प्रथम m गुणज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप क्या करो, अरे हाँ सॉरी, यहाँ 16 आएगा, ये 16 कर लेना। मैंने आपसे कहा n के प्रथम m गुणज, क्या ये क्रमागत है? इंग्लिश में अगर मैं लिखूं कि फर्स्ट
m मल्टीपल्स ऑफ n, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं कि फर्स्ट m मल्टीपल्स ऑफ n, जैसे अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि 3 के प्रथम 4 गुणज, ऐसे 3 के प्रथम 4 गुणज, जैसे अगर मैं कहूं 3 का पहला गुणज क्या होगा 3 एकम 3, दूसरा गुणज क्या होगा 3 गुणा 2, तीसरा गुणज क्या होगा 3 गुणा 3 और चौथा गुणज क्या होगा 3 गुणा 4। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। क्या ये संख्या क्रमागत है? बताओ, क्या ये संख्या कॉन्जिक्यूटिव है? यस और नो। अच्छा इस लाइन का मतलब पता है क्या है? कुछ भी नहीं है, पहाड़े हैं, टेबल्स। हिंदी में बोलते हैं पहाड़े और इंग्लिश में बोलते हैं टेबल्स। ये है। क्या आप पहाड़े पढ़े हो? बचपन में पढ़े हैं सर। तो जितने भी पहाड़े होते हैं, जितने भी पहाड़े टेबल्स आपने पढ़ा होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, वो सब क्रमागत संख्याएं हैं। सभी में 7 7 7 का डिफरेंस था। अगर मैं कहूं 3 के प्रथम 4 गुणज, मतलब मैं 3 का पहाड़ा पढ़ रहा हूं, मतलब मैं 3 का पहाड़ा पढ़ रहा हूं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ये भी तो संख्याएं क्रमागत हैं, इनका भी तो डिफरेंस 3 3 जा रहा है सबका। तो जितने भी पहाड़े, जितने भी टेबल्स होते हैं, वो सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत होते हैं। याद रखना ये बात, है ना। ये तो हो गए एग्जाम्पल क्रमागत संख्याओं के। क्रमागत संख्याओं के बच्चे ये तो एग्जाम्पल हो गए। अब सीखते हैं क्रमागत संख्याओं का औसत। अब तो क्रमागत संख्या हमने सीखी, अब सीखते हैं क्रमागत क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत संख्याओं का औसत ये अब सीखते हैं। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है भाई, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। एवरेज निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए क्रमागत होती क्या है, तभी हम एवरेज निकाल पाएंगे। नहीं तो हम हर किसी में लगा देंगे वो फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूं। हाँ, एक बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी, बच्चे रुको। बच्चा कह रहा है सर अभाज्य संख्याएं क्रमागत होती है कि नहीं? जरा बच्चे इस बच्चे का डाउट क्लियर करना, कौन करेगा? प्राइम नंबर्स हमारे कॉन्जिक्यूटिव होते हैं कि नहीं? बताओ, कोई इसका डाउट क्लियर करेगा बच्चे का? आप कहेंगे नो, हम नहीं करेंगे सर, आप ही करो। बच्चे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11, फिर होता है 13। अब आप मुझे बताओ, क्या इनका जो गैप है, क्या इनका जो डिफरेंस है वो बराबर चल रहा है? जरा देखकर बताना बच्चे। यहाँ गैप कितना है? 1 का, यहाँ 2 का। अरे गैप तो यहीं अलग हो गया, फिर 2 का, फिर 4 का। तो ये हमारी क्रमागत नहीं होती है, तो ये हमारी क्रमागत नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपसे कहूं, चलो जब बात छिड़ी गई है तो एक और पूछ लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, क्या ये क्रमागत होते हैं? जरा इनके बारे में बताना। इनका एवरेज निकालना क्रमागत का तो 5 मिनट का खेल है, और इनके सवाल करना सेकंडों का खेल। ज्यादा टाइम लगता है ये समझने में कि क्रमागत संख्याएं होती क्या है, उनका एवरेज निकालना इस लाइक का मतलब बच्चों का खेल। भाई यहाँ पर मैंने कहा पूर्ण संख्या है। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स होते हैं जो संख्या जीरो से शुरू हो, जो संख्या जीरो से 0 1 2 3 और ये संख्या चलती रहे। बस इतना ध्यान रखना है, जो संख्या जीरो से शुरू होंगी वो पूर्ण संख्या होंगी, होल नंबर, और उनका गैप हमेशा बराबर होता है। ये संख्या हमारी क्रमागत होती है। भाई नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6। होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, बस 0 इंक्लूड रहता है प्राकृतिक संख्याओं में। होल नंबर से क्रमागत है, बिल्कुल है। प्राइम नंबर से नहीं है, इसका ध्यान रखना। संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत, ये अब सीखते हैं। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है भाई, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। एवरेज निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए क्रमागत होती क्या है, तभी हम एवरेज निकाल पाएंगे। नहीं तो हम हर किसी में लगा देंगे वो फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूं। हाँ, एक बच्चे ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी, बच्चे रुको। बच्चा कह रहा है सर अभाज्य संख्याएं क्रमागत होती है कि नहीं? जरा बच्चे इस बच्चे का डाउट क्लियर करना, कौन करेगा? प्राइम नंबर्स हमारे कॉन्जिक्यूटिव होते हैं कि नहीं? बताओ, कोई इसका डाउट क्लियर करेगा बच्चे का? आप कहेंगे नो, हम नहीं करेंगे सर, आप ही करो। बच्चे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11, फिर होता है 13। अब आप मुझे बताओ, क्या इनका जो गैप है, क्या इनका जो डिफरेंस है वो बराबर चल रहा है? जरा देखकर बताना बच्चे। यहाँ गैप कितना है? 1 का, यहाँ 2 का। अरे गैप तो यहीं अलग हो गया, फिर 2 का, फिर 4 का। तो ये हमारी क्रमागत नहीं होती है, तो ये हमारी क्रमागत नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपसे कहूं, चलो जब बात छिड़ी गई है तो एक और पूछ लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, क्या ये क्रमागत होते हैं? जरा इनके बारे में बताना। इनका एवरेज निकालना क्रमागत का तो 5 मिनट का खेल है, और इनके सवाल करना सेकंडों का खेल। ज्यादा टाइम लगता है ये समझने में कि क्रमागत संख्याएं होती क्या है, उनका एवरेज निकालना इस लाइक का मतलब बच्चों का खेल। भाई यहाँ पर मैंने कहा पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स होते हैं जो संख्या जीरो से शुरू हो, जो संख्या जीरो से 0 1 2 3 और ये संख्या चलती रहे। बस इतना ध्यान रखना है, जो संख्या जीरो से शुरू होंगी वो पूर्ण संख्या होंगी, होल नंबर, और उनका गैप हमेशा बराबर होता है। ये संख्या हमारी क्रमागत होती है। भाई नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6। होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, बस 0 इंक्लूड रहता है प्राकृतिक संख्याओं में। होल नंबर से क्रमागत है, बिल्कुल है। प्राइम नंबर से नहीं है, इसका ध्यान रखना बस। चलो अब सीखते हैं क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है? क्रमागत संख्याओं का औसत अच्छा कई तरीके से निकाला जाता है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, फिर हम लिख लेंगे। अच्छा जैसे मैंने यहाँ कोई क्रमागत संख्या लिखी, कोई भी मैंने क्रमागत संख्या लिखी, मैंने लिखा 6 7 8 9 और 10। मैंने ये क्रमागत संख्या लिखी जिनका गैप बराबर है। अब इनका औसत दो तरीके से निकाला जाता है, दो तरीके से। अच्छा और लिख देते हैं आगे 11 12, चलो और लिख देते हैं। अब इनका औसत ना देखो, एक तो अपना वही तरीका, एक तो अपना वही तरीका जो आपको मैं कल से सिखा रहा हूँ कि भाई आप सबको जोड़ो, जितनी भी संख्याएं हैं सबको जोड़ो, और कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो। एक तो ये संख्या है। लेकिन हमें क्रमागत संख्याएं पढ़ रहे हैं तो इनका औसत निकालना भी कुछ अलग ही होगा, तभी तो क्रमागत पढ़ रहे हैं, तभी तो कॉन्जिक्यूटिव पढ़ रहे हैं भाई, है ना। तो अब मुझे इनका औसत निकालना है, तो दो तरीके से निकालते हैं हम इनका औसत। दोनों तरीके इंपॉर्टेंट है और दोनों को ही हम हर जगह यूज करेंगे, मतलब कहीं पहला तरीका यूज हो जाएगा, कहीं दूसरा, डिपेंड करेगा सवालों पर, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। आप पहले सीखो। पहला तरीका क्या है कि प्रथम संख्या, जब भी क्रमागत संख्या आपको दे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, याद रखना प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, ये औसत होता है।
क्या होगा, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। बच्चे एवरेज क्या होगा, पहली संख्या है 6 और लास्ट की संख्या कितनी है 12 और डिवाइड कर दिया 2 से, तो 12 और 6 18/2, यानी भाई औसत आ जाएगा 9। ये आपका औसत है 9। पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। बच्चे और थोड़ा सा डिटेल में मैं ले जाकर आपको समझाऊं, अगर पहली और लास्ट को जोड़कर औसत निकलता है ना, तो जो सेकंड संख्या है ना 7, जरा देखो एक बार, जो सेकंड संख्या है 7, इसको और सेकंड लास्ट को भी जोड़कर अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, भाई मैंने आपको कहा पहली और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, तो आप कहेंगे 6 और 12/2 9 आ गया। औसत ऐसे भी निकल सकता है कि सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट, आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा, इनको भी अगर आप जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे ना, तब भी आपका औसत 9 ही आना है, तब भी आपका औसत 9 ही आना है। ऐसा ही नहीं, तीसरी संख्या और पीछे से तीसरी संख्या को भी जोड़कर आप अगर 2 से डिवाइड करोगे ना, तब भी आपका औसत 9 ही आना है। ये तो सर मजेदार बात हो गई, यही तो खूबसूरती है क्रमागत की, यही तो खूबसूरती है कि बस आपने ध्यान रखना है कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करो, एवरेज आएगा। दिस इज द फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको कोई सीरीज दी हुई है, कोई श्रृंखला दी हुई है, तो बच्चे बीचों बीच वाली संख्या ही औसत होती है। औसत बराबर बीचों बीच वाली संख्या, बीचों बीच वाली संख्या, बीचों बीच वाली संख्या ही आपका औसत होगी। मिडल मोस्ट नंबर ही आपका एवरेज होगा, बिल्कुल बीचों बीच। अब आप ये श्रृंखला देखो, आपको दिखी श्रृंखला क्या भाई, 6 7 8 9 10 11 12, मैंने कहा जो सेंटर मोस्ट मिडल मोस्ट नंबर होगा वही आपका औसत होगा। तो मिडल मोस्ट नंबर जिसके इधर भी 3 संख्या और जिसके इधर भी 3 संख्या, यही आपका औसत है। ये 2 तरीके होते हैं औसत निकालने के। बिल्कुल मिडल मोस्ट नंबर जो होगा वही एवरेज होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं और आप देखना मुझे बहुत स्पीड से बताने वाले हैं। अच्छा, मैंने कहा 20 22 24 24 26 28, जरा मुझे बताओ इनका औसत क्या होगा, जल्दी से। औसत को सर्कल करना है, बस सर्कल करना है, औसत को सर्कल करना है। मैंने कहा 20 22 24 26 28, इनका एवरेज। भाई कोई, मैं कहूं कोई आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी, कोई आपने कैलकुलेशन ही नहीं करनी है ना, बस बीच वाली संख्या आपने उठानी है। ये 24 उठा ली, इधर भी 2 संख्या इधर भी, यही आपका एवरेज होगी। आंसर 24, यही आपका एवरेज होगी, है ना। अब एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, मैंने कहा कि 23 25 27 29, अब जरा मुझे बताओ इसमें ढूंढो बीच वाली संख्या, इसमें ढूंढो बीच वाली संख्या कहां होगी। भाई यहां तो मैंने 4 संख्या लिखी है बस, 23 25 27 29, केवल 4 संख्या मैंने लिखी हैं और मैंने कहा कि इनका आप एवरेज बताओ। तो या तो आप पहले वाले तरीके से कर लो कि भाई पहला तरीका है 23 और 29 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, 23 + 29/2, तो 9 3 12 52/2 यानी कि 26, तब एवरेज 26 होगा। या तो आप ऐसा कर लो कि पहली संख्या और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया, या फिर क्या कर सकते हैं, बीच वाली संख्या को ढूंढना है। बच्चे एक ऐसी संख्या ढूंढो कि जिसके इधर भी 2 संख्याएं हो और उधर भी उतनी ही संख्याएं हो, जितनी इधर उल्टे हाथ की तरफ संख्या उतनी ही सीधे हाथ की तरफ संख्या। तो वो संख्या तो कहीं 25 और 27 के बीच में होगी, ना तो 25 होगी ना 27 होगी, कहीं इनके बीच में। तो बच्चे इनके जस्ट इनके बीच में कौन सी वो संख्या है, 26, क्योंकि 25 से भी डिफरेंस 1, यहां से भी 1, जस्ट बीच में, इन दोनों के जस्ट बीच में होगी संख्या और वो 26 होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताओ कि मैं यहां पर कह रहा हूं कि 45 46 47 48 49 और 44, इनका औसत बताना जरा क्या होगा। इनका औसत 44 45 46 47 48 एंड 49। मैंने कहा बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या। बच्चे एक ऐसी संख्या ढूंढो जो सेंटर में हो, देखो इधर भी 3 संख्या इधर भी 3 संख्या, तो कहीं 46 और 47 के बीच में होगी वो, कहीं इन दोनों के बीच में। इनके जस्ट बीच में कौन सी संख्या है, 46 और 47 के जस्ट बीच में। बच्चे 46 से अगली संख्या 47 है, अब जस्ट अगली संख्या, तो भैया इनके बीच में होगी 46.5। 46 और 47 के बीच में 46.5 ही पड़ती है, जस्ट बीच में, बिल्कुल सेंटर मोस्ट। इन दोनों का वजन बराबर तुलना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। इधर का पलटा भारी नहीं होना चाहिए, इधर का नहीं होना चाहिए, जस्ट बीच में वजन तुलना चाहिए और वो होगा 46.5। जैसे मैंने पिछले सवाल में किया कि 25 और 27 का डिफरेंस, मतलब सॉरी बीचों बीच 26 है, ना तो मैं 25.5 ले सकता हूं क्योंकि फिर इधर का पलटा भारी हो जाएगा, ना मैं 26.5 ले सकता हूं, इधर का पलटा जस्ट बीच में। 25 और 27 के बीच 2 का गैप है, एक 26 संख्या बीच में पड़ती है, तो वो 26 एवरेज। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका जवाब बताओ क्या होगा, बताएंगे जल्दी से बच्चे, फिर इसके क्वेश्चन करके क्लास खत्म करते हैं। 10 या 15 मिनट की क्लास, 10 या 15 मिनट की क्लास और है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करके ये टाइप खत्म करके कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बस इतना एफर्ट काफी है आपका आज के लिए। ओके, तो बज रहे हैं 1:35 1:45 या 1:50 तक हम क्लास कंप्लीट कर देंगे। जल्दी से सवाल का जवाब दो आप। भाई सवाल है प्रथम 15 पूर्ण संख्या होल नंबर्स और इनका एवरेज बताना है। प्रथम 15 होल नंबर्स का एवरेज। सबसे पहले तो आप गलती करोगे, मैं कह रहा हूं गारंटी से मैं कह सकता हूं कि आप गलती करोगे। क्यों गलती करोगे, मैं नहीं बताऊंगा क्यों गलती करोगे आप। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे सही जवाब दे रहे हैं, सभी के सभी गलत दे रहे हैं। मैंने जानबूझकर इस सवाल में कुछ गड़बड़ की है, तो मुझे पता है कि आप गलती करोगे, मैंने वो गड़बड़ की है जानबूझकर। 1 या 2% बच्चे पकड़ गए हैं उस बात को और मुझे सही जवाब दे रहे हैं बस। चलो देखते हैं बच्चे, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से शुरू हो, 0 1 2, और ये संख्या बोली है 15 पूर्ण संख्याएं, तो जो 15वीं पूर्ण संख्या होगी वो 14 होगी, जो 15वीं पूर्ण संख्या होगी वो 14 होगी। अगर मैं आपसे कहूं प्रथम 3 पूर्ण संख्याएं, बच्चे अगर मैं कहूं प्रथम 3 पूर्ण संख्याएं, तो आप कहोगे 0 1 और 2। भाई प्रथम 3 पूर्ण संख्या को 0 1 2 3 4 थोड़ी कहोगे आप, ये तो 4 हो गई। 3 पूर्ण संख्या बोला है ना, तो 0 से शुरू होगी और 2 पे एंड हो जाएगी, 2 पर एंड हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो 0 1 2 3 और 4 पर एंड हो जाएगी, 5 पर नहीं जाएगी वो, क्योंकि मैंने एक संख्या 0 ले ली है। ये ध्यान रखना है आपने, मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी सवाल में, मैंने गड़बड़ कहा और आपने समझ लिया गड़बड़ की है, सर ने सवाल पलट दो सब अपना, ऐसा नहीं है बच्चे। तो अगर 15 पूर्ण संख्याएं तो 0 से शुरू होकर 14 पे खत्म हो जाएगी। और एवरेज के लिए मैंने क्या बोला कि पहली संख्या को उठाओ 0 को और सबसे लास्ट वाली संख्या को उठाओ 14 को और 2 से डिवाइड कर दो, तो 14/2, अरे भाई आपका आंसर होगा 7। ये है जवाब।
तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में कभी कंफ्यूज नहीं होना। उसने अगर 15 पूर्ण संख्या कही है तो पहली 0 और जो 15वीं 15th होल नंबर होगा वो एक कम होगा, 14 होगा। मैंने ये एग्जांपल आपको समझाए हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। चलो अब ये गलती नहीं करोगे आप। अगला सवाल जल्दी से करो इसे, बताएंगे सभी लोग। सवाल है प्राकृतिक संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणज का औसत। पहाड़ा है भाई ये। मैंने कहा ना कि n के प्रथम n गुणज क्या होता है, वो टेबल होता है, वो पहाड़ा होता है। तो 6 के पहले 8 गुणज, यानी कि आपने 6 का पहाड़ा पढ़ना है 8 बार। और जल्दी से करो इसे, बताएंगे सभी लोग। सवाल है प्राकृतिक संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणज का औसत। पहाड़ा है भाई ये। मैंने कहा ना कि n के प्रथम n गुणज क्या होता है, वो टेबल होता है, वो पहाड़ा होता है। तो 6 के पहले 8 गुणज, यानी कि आपने 6 का पहाड़ा पढ़ना है 8 बार और फिर उनका एवरेज निकालना है, फिर उनका औसत निकालना है। अब ये भी आपका क्रमागत संख्या होती है, तो आप जानते हैं कि भाई 6 के पहले 8 गुणज जो होगा वो क्रमागत होगा, वो कॉन्जिक्यूटिव होगा। और अगर क्रमागत होगा तो औसत निकालना बड़ा आसान है। आपने पहली संख्या को लेना है और आपने आखिरी संख्या को लेना है। बीच की क्या संख्या है हमें मतलब नहीं है। बीच की क्या संख्याएं हैं हमें मतलब नहीं है। हमें पहली संख्या चाहिए, हमें लास्ट की चाहिए। जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बच्चे 6 के पहले 8 गुणज, 6 का पहला गुणज क्या होगा, 6 एकम 6। दूसरा क्या होगा, 6 गुणा 2। और ऐसे करके सबसे लास्ट का 8वां गुणज क्या होगा, 6 गुणा 8, यानी कि 48। पहला गुणज क्या है, 6। मुझे पहली और लास्ट की संख्या से मतलब है बस। मुझे मतलब है ही नहीं बीच की क्या संख्या है, दूसरा गुणज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आई डोंट केयर। मुझे फर्स्ट मल्टीपल चाहिए और मुझे लास्ट का मल्टीपल चाहिए और मैं दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बच्चे एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा प्यारे भाई, आप कहेंगे सर 6 प्लस 48/2 यानी कि 54/2 और आपका प्यारा सा आंसर है 27। हो गया सवाल। मैं कह रहा हूं ना क्रमागत का एवरेज निकाल कर तो आप फैन बन जाओगे अपने आप के ही। अपने आप के आप फैन बन जाओगे, मैंने इतनी आसानी से आंसर निकाल दिया, मुझसे बड़ा धुरंधर कोई है ही नहीं, है ना। वेरी गुड, सभी का आंसर 27 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। ये सवाल करो जल्दी से, बताएंगे उत्तर क्या है, बताएंगे बच्चे जल्दी से क्या होगा सवाल का जवाब। भाई सवाल है कि 11 के प्रथम 15 गुणज का औसत। मुझे पहला गुणज चाहिए, मुझे लास्ट का गुणज चाहिए, आंसर आ जाएगा, है ना। मुझे फर्स्ट मल्टीपल 11 का पहला गुणज 11 गुणा 1, दूसरा गुणज 11 गुणा 2, तीसरा गुणज और चौथा 15, 15वां गुणज निकालना है सीधा 11 गुणा 15। इससे मतलब है और पहले से मतलब है 11 एकम 11, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 116। इन दोनों से मतलब है बस मुझे। तो जो मेरा औसत होगा, जो मेरा एवरेज होगा वो क्या होगा, अरे भाई आप कहेंगे 11 प्लस 165 और बटे 2। एक बार थम्स अप करके मुझे वो लोग बताएंगे जो इस टाइम लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, जो इस टाइम लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं संडे वाले दिन भी। संडे वाले दिन अक्सर लाइब्रेरी में कोई जाता ही नहीं है। मैं अक्सर मैं लाइब्रेरी जाता था तो मैं संडे में भी जाता था। मैं तो जब मैं तैयारी कर रहा था अपनी, संडे में पूरी लाइब्रेरी खाली पड़ी रहती थी, कोई आता ही नहीं था भाई साहब लाइब्रेरी में। हम लोग ऐसे राजाओं की तरह बैठ के पढ़ते थे, पूरी लाइब्रेरी में 4-5 लोग गिने चुने बैठे रहते थे। संडे को बच्चे जो रहते हैं ना तैयारी वाले, वो यूनिवर्सल हॉलीडे मानते हैं कि सरकारी हॉलीडे है हमारा भी आज। तो जब आप स्ट्रगलिंग दौर में होते हो तो कोई सरकारी हॉलीडे नहीं, संडे भी लाइब्रेरी जाओ, भर भर के जाओ। संडे को यूनिवर्सल हॉलीडे पता नहीं क्यों मानते हैं स्टूडेंट लोग, आज तक मेरी समझ में नहीं आया। तो अब तो आप लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब लोग लाइब्रेरी भर रही होंगी भाई इस टाइम पूरी। संडे में भी फुल सीट भी खाली नहीं होगी। और जिस लाइब्रेरी में जाता था ना, मतलब तो वो लाइब्रेरी में इतनी मारामारी थी भाई, इतनी मारामारी थी उस टाइम पर कि अगर आप सीट से उठ के पानी पीने भी चले गए ना तो हो सकता है कि आपके बैग को साइड में खिसका के कोई आपकी जगह बैठ जाए। तो कई बार ऐसा हुआ, इवन मेरे साथ हुआ कि मैं 10 मिनट के लिए बाहर गया हूँ और मेरी सीट को खिसकाकर कोई लड़की बैठ गई। अब लड़की को कौन उठाए, अपना बैग उठाकर हम लोग तो घर आ जाते थे कि भैया चलो कल पढ़ लेंगे। तो इतनी मारामारी थी उस टाइम पर। ये बात है 2019 की बात है, ज़्यादा पुराना नहीं, ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ मैं, 2019 की बात है। हाँ, इतने सारे बच्चे लाइब्रेरी में भरे पड़े हैं भाई, वाह। चलो चलते हैं और मजेदार सवालों की तरफ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आप, मैं आपको एक बात बताऊं, आज आज जॉब लग जाओगे। देखो आज नहीं तो कल डेफिनेटली आप मेहनत अगर कर रहे हो ना, आप जॉब लग जाओगे। लेकिन जो ये स्ट्रगलिंग दौर, जो तैयारी का फेज होता है ना बच्चे, हमेशा याद रखोगे इसको, बहुत मजेदार होता है, बहुत मजेदार होता है। ये देखो नो डाउट नौकरी की टेंशन सबको होती है, लेकिन एक ना कहीं एक थोड़ी सी फ्रीडम भी होती है। आपको कोई ऐसी पढ़ाई के अलावा भाई 10-15-20% लोगों की तो मैं बात नहीं करता हूँ, 80% लोगों को जिम्मेदारियां नहीं होती, बस पढ़ाई करो। बाकी फाइनेंशियल खर्चा घर वाले देखेंगे, बड़े भाई देखेंगे, पापा देखेंगे, आपको जस्ट पढ़ना है। ये बड़ा बड़ा मजेदार फेज होता है और जर्नी बहुत अच्छी होती है जो तैयारी वाली होती है। आप मिस करोगे इस जर्नी को जब आप लग जाओगे ना नौकरी, और जो आपके साथ तैयारी कर रहे होंगे वो भी लग जाएंगे। आप बैठ के डिस्कस किया करोगे, यार लाइब्रेरी में कितना मजा आता था, बैठते थे तो पहले खाना खा के लूडो खेलते थे और इधर उधर खड़े हैं लाइब्रेरी के गेट पे, कभी समोसे खाने निकल गए, चाय पीने निकल गए। तो ये यादगार होती हैं। जीवन का हर फेज ना आपको एंजॉय करना चाहिए। कभी भी टेंशन में आप रहोगे ना, बहुत चीजें बिगड़ती हैं। लाइफ है, आप सोचोगे यार बाद में एंजॉय करेंगे, बाद में एंजॉय करेंगे। 10वीं से यही तो करते आ रहे हो, 10वीं कर लेते हैं, 11वीं में एंजॉय करेंगे। अरे 11वीं अच्छे से पढ़ के 12वीं हो जाएगी, 12वीं के बाद एंजॉय करेंगे। अरे ग्रेजुएशन कर लो, नौकरी अच्छी लग जाएगी, तब एंजॉय। भाई साहब जिंदगी निकल जाती है लोगों की ऐसी, लाइफ चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दारू पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, एंजॉय करो। एंजॉयमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, अपने आप में खुश रहना वही सबसे बड़ा एंजॉयमेंट होता है। खुश रहा करो अपने आप में, अपने आप से सेटिस्फाई, अपने आप से संतुष्ट रहा करो। वो पॉजिटिविटी रखोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी, ध्यान रखना। 8 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और उनका एवरेज 48 है। तो 5वीं और 7वीं संख्या का योग बताओ। बच्चे अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई कि क्रमागत संख्याओं में कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, आपने संख्याएं रखनी है और आंसर आएगा। तो ये वही सवाल है जिनमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, संख्याएं रखनी है और आपका आंसर आता रहेगा। ठीक है, कैसे देखो, उसने क्या बोला है, 8 क्रमागत विषम संख्याएं। बस इस बात पे फोकस करो, इस बात पे फोकस करो। कितनी संख्या है, 8। कौन सी है, क्रमागत विषम, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो आपने क्या करना है, 8 गैप बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 गैप बना दिया आपने, ऐसे लिखते रहना। 8 गैप बना दिए। मैं कहूं ये रीजनिंग से भी आसान सवाल है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं ये सवाल। 8 गैप बना दिए। अब आपको पता है कि भैया औसत 48 है। जो औसत होगा वो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होगा। देखो 1 2 3 और 4 संख्या ये रही, 1 2 3 और 4 संख्या ये रही। औसत कहीं बीचों बीच होगा भाई, 4 संख्या इधर और 4 संख्या इधर, कहीं बीचों बीच 48 आपने टिका दिया। कोई से भी प्लेस पे नहीं आया है ये 4 संख्याओं के 4 8 के 8 प्लेस खाली हैं अभी, इनके कहीं बीचों बीच टिकेगा ये। 48 आपने टिका दिया। अब आप देखो मजा आएगा आपको। उसने कहा क्रमागत विषम। आप जरा बच्चे मुझे बताना 48 से अगली विषम संख्या कौन सी है। 48 से जस्ट नेक्स्ट ऑड नंबर, 48 से जस्ट नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है। आप कहेंगे सर 49, 49 है कि नहीं।
आप कहो यस सर 48 से अगली विषम संख्या 49 है, 49 से अगली विषम संख्या वो है 51, 51 से जस्ट अगली विषम संख्या 53, उससे जस्ट अगली विषम संख्या 55। ये तो आपने लिख दी सारी संख्याएं। अब आप देखो भैया 49 से जस्ट पहली विषम संख्या 49, 49 से पहली 47, उससे पहली 45, उससे पहली 43, ये आ गई आठों की आठों संख्या। मैंने कहा ना कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है आपने, जस्ट नंबर से लिखने हैं और आंसर आ जाएगा। आपसे बोला गया 8 क्रमागत विषम संख्या, मैंने 8 स्पेस बनाई, एवरेज था 48, कहीं बीचों बीच होगा 48 टिका दिया। उसने कहा विषम नंबर है जी आठों के आठों, तो 48 से अगली विषम 49 मिल गई, फिर तो आगे के विषम लिख दिए, पीछे के लिख दिए, सारी संख्या मिल गई मुझे। उसने कहा पांचवी और सातवीं का योग, अरे भाई पांचवी संख्या कौन सी है, 1 2 3 4, पांचवी थर्ड और सातवीं ये रही 49 और प्लस 53, 9 3 12 5 5 5 और 4 9 1 10, ऑप्शन नंबर ए। मजा आया, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, और कोशिश करना कि आप मुझसे पहले इसका आंसर दे पाओ, सभी लोग बच्चे इसका आंसर मुझसे पहले देंगे, क्या होगा बताएंगे भाई? क्या कुछ गड़बड़ है क्या? एक आध संख्या कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? हाँ सही तो है, 43 45 सही तो है भाई, 43 45 47 49, अच्छा 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 ठीक है पहली वाली कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें उससे ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, ये 47 है 45 है 43 है 41 है, क्या फर्क पड़ता है, योग तो इन्हीं का ही निकालना था ना। ठीक है ओके, ये सवाल करो, बहस करो भाई, थम जाओ, समझ गया मैं। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, फिलो फिलो में हो जाता है। उसने कहा 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, औसत है 26, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस क्या होगा? किसी को बताना मत, कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। 6 संख्या है तो 6 गैप ऐसे बना दिए मैंने 6 गैप ऐसे बना दिए। अब उसने कहा एवरेज है 26, बीचों बीच, बिल्कुल जस्ट बीचों बीच होगा, 1 2 3 1 2 3, बिल्कुल इनके बीच में कहीं यहां पर होगा, कौन सा 26, कहीं यहां पर टिकेगा। अब कह रहा है भैया विषम ऑड नंबर है, ऑड, तो 26 से अगली विषम संख्या 27, 27 से अगली विषम ऑड नंबर 29, फिर 31, 27 से पहले 25, फिर 23 और फिर 21, ये सारी संख्याएं आपने निकाल दी। आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस, अरे भाई सबसे बड़ी 31 है, सबसे छोटी 21 है, डिफरेंस आ गया 10, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। मजा आ रहा है? अगला सवाल करोगे? यस सर बिल्कुल करेंगे। तो भाई ये सवाल करके दिखा दो, ये वाला जल्दी से करके दिखा दो, आपका उत्तर क्या होगा? मजा आ रही ना आज की क्लास, वेरी गुड, यही इंटरेस्ट लेवल आपका रहना चाहिए लास्ट तक। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है, इन 5 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल बताना है। तो संख्या कितनी है 5, तो 5 गैप बना दो, 1 2 3 4 और 5। अब 5 का जो औसत होता है बच्चे, वो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या, वो तो ये संख्या हो जाएगी, क्योंकि इधर भी 2 संख्या इधर भी, ये तो एक संख्या की ही वैल्यू मिल गई हमको। कितना औसत है 33, बच्चे वो यहाँ पर बैठ जाएगी 33। 5 संख्या है ना, तो 2 संख्या इधर 2 इधर, बीचों बीच वाली संख्या औसत होगी। अब 33 से अगली विषम संख्या कौन सी है 35, उससे अगली 37, 33 से पहली 31, उससे अगली 29। आपसे कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल, यानी कि 29 गुणा 37, ये आपसे कह रहा है। ठीक है भाई, यूनिट डिजिट से चले जाओ, आपका इनका गुणा करके क्या आएगा भाई, 9 गुणा 7 करोगे 63, 3 आना चाहिए, लास्ट में 3 यहाँ कहीं नहीं है, इनको गुणा करके यही आएगा 1073, यूनिट डिजिट से कर लिया 1073। ओके, एक सवाल और करते हैं, ये सवाल करो, करो बच्चे जल्दी से, फिर 2 सवाल और कराने हैं और क्लास ओवर, बस 2 सवाल, इसके बाद 2 सवाल और क्लास खत्म। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, यदि अंतिम संख्या को सूची से हटा दिया जाए तो शेष का औसत क्या होगा? सबसे पहले तो वो सातों संख्याएं निकालो कि वो सातों संख्याएं हैं कितनी, तो 7 गैप बनाओ, 2 3 4 5 6 और 7 बना दिया। अब इनका जो एवरेज होगा बीचों बीच भाई, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर कहीं ये बीचों बीच वाली संख्या एवरेज होगी। कितना है एवरेज 27, संख्या कौन सी है विषम, 27 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 33, फिर 27 से पहले 25, 25 से पहले 23, 23 से पहले 21। चलो अब सवाल ने बोला कि भैया सबसे बड़ी संख्या को हटा दो, जो सबसे बड़ी संख्या है ना, सबसे लास्ट की है उसको हटा दो, यानी कि इसने कहा 33 को हटा दो, 33 को हटाना है, तो संख्या क्या बची मेरे पास, 21 23 25 27, 25 27 29 और 31, ये संख्या बची है कि नहीं? बस अब आपने इनका एवरेज निकालना है, तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, 21 और 31 बटे 2, यानी कि ये आएगा 52/2 और आपका आंसर आ जाएगा 26। ये रहा भाई, आपने सबसे पहले तो वो 7 संख्या निकाली, फिर आपने सबसे लास्ट की को हटा दिया 31 को, संख्या बची मेरे पास 21 से लेकर 31 तक की, तो मैंने पहली और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया, 26 में आंसर आ गया, क्या फर्क पड़ता है, हो गया आंसर। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में फिर हम लास्ट करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ो जल्दी से और मुझे बताओ क्या उत्तर होगा इसका। सवाल है भाई कि 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। अब 21 तो गैप हम नहीं बनाएंगे, 21 गैप 21 संख्या लिखोगे क्या, इतना टाइम होता है एग्जाम में? 7 8 9 तक की संख्या लिख सकते हैं हम, 7 8 9 तक के गैप बना सकते हैं। तो कह दिया 21 का औसत 53 है, तो क्या 21 गैप बनाए हम, हो जाएगा उससे भी, लेकिन ये चीजें कहीं मतलब बेकार हो जाएंगी, मजा नहीं आएगा फिर 21 गैप बनाओ आप और फिर भरो। 7 8 9 तक ठीक रहता है। अब 21 के लिए क्या करें भाई, उसने कहा 21 संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है, और ये संख्या प्राकृतिक है, नेचुरल नंबर है, यानी कि एक 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 का डिफरेंस है, और या इवन सम या विषम नहीं है, प्राकृतिक है, एक एक का डिफरेंस है। अब आप जानते हैं कि औसत कितना दे रखा है, अरे भाई औसत दे रखा है कितना, औसत दे रखा है 53। अगर 21 संख्या है तो भाई इधर भी 10 संख्या होंगी, इधर भी 10 संख्या होंगी और इधर भी 10 संख्या होंगी कि नहीं, ये बात आप समझ पा रहे हो कि अगर 21 नंबर है, औसत बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, तो 10 संख्या इधर 10 इधर, 10 10 20 और एक औसत 21। क्लियर है कि भाई अगर 21 संख्या है तो एक संख्या बिल्कुल यहाँ बैठी है, इसके इधर भी 10 संख्या, इसके इधर भी 10 संख्या। यस, और हर संख्या के बीच गैप कितने नंबर का होगा, हर संख्या के बीच जो गैप होगा वो कितने नंबर का होगा, एक का, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, गैप 1 का होगा। आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी है ना, तो बच्चे सबसे छोटी संख्या जो होगी, सबसे छोटी संख्या पता है वो क्या होगी, 53 में से कितना घटा दो, 10 संख्या है तो 10 घटा दो,
क्योंकि अगर इधर 10 संख्या है तो भैया हर संख्या के बीच 1 का गैप है, तो 10 घटा दो, 10 एकम 10, तो कितना आएगा 43। सबसे छोटी तो हो जाएगी 43। सबसे छोटी कितनी होगी 43। अगर सबसे बड़ी पूछने लगे, अगर आपसे सबसे बड़ी पूछने लगे, सबसे बड़ी क्या होगी, तो वो होगी 53 और इधर की तरफ प्लस 10 कर देंगे, हो जाएगी 63। अगर सबसे बड़ी पूछने लगे, हर संख्या के बीच में 1-1 का गैप है, तो अगली संख्या 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ऐसे जाएगी। तो हर एक के बीच में 1 का गैप है, तो 53 में 10 जोड़ देंगे, 63 सबसे बड़ी हो जाएगी, है ना? तो सबसे छोटी कितनी 43, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ओके, चलो अब लास्ट क्वेश्चन आज का, अच्छा ये पढ़ लेते हैं और फिर सवाल को क्लास को एंड करते हैं। बहुत आप लोगों ने आज साथ दिया और बहुत मजा आया आज क्लास में। चलो ये क्वेश्चन करने के बाद में फिर क्लास को एंड करते हैं और कल अपनी वही सुबह 7 बजे क्लास होगी जो मंडे टू सैटरडे आपकी चलती है। संडे को ये 12 बजे रहेगी, एवरी संडे। किसी दिन टाइम का हेर फेर हुआ वो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो संडे को तो आपकी 12 से 2 ही क्लास रहेगी। ओके बच्चे, इसके बाद खाना वाना खाओ, एंजॉय करो 15-20 मिनट और फिर पढ़ने बैठ जाना। 5 लगातार सम संख्या औसत है m। अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 10 संख्याओं का औसत कितना होगा? करेंगे सवाल, है ना? कोई एग्जांपल मान के करेंगे, कोई भी एग्जांपल। m की कोई वैल्यू मानेंगे। भाई 5 लगातार सम संख्या है, इतना तो आपको पता है, तो 5 गैप बना लो, 1 2 3 4 और 5। ये 5 गैप बना दिए मैंने और इनका एवरेज कितना दे रखा है? अरे भाई इनका एवरेज है m। क्या है इनका एवरेज? एवरेज होगा बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या। ये मैंने यहां पे रख दिया m, रख दिया। अब m की कोई वैल्यू मान लो आप, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर नहीं मानना चाहते तो अगली संख्या m प्लस 2 होगी, क्योंकि सम है तो 2-2 का गैप चलेगा। तो बेहतर है m की कोई वैल्यू मान लो। मैं मान लेता हूं कि m की वैल्यू 20 है। m की वैल्यू 20 है, ऑप्शन में हम रिप्लेस कर देंगे फिर m को 20 से। ठीक है, m की वैल्यू को मैंने मान लिया कि m की वैल्यू 20 है। तो इससे पहले वाली संख्या क्या होगी? 18 और फिर होगी 16, फिर होगी 22 और फिर होगी 24। सर 20 क्यों है m? आप कुछ भी मान लो, सम मानना इवन, क्योंकि उसने बोला है। आप 30 मान लो, 26 मान लो, 52 मान लो, 38 मान लो, 10 मान लो, 8 मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने मान लिया ताकि चीजें थोड़ी स्मूथ चले। तो 16 18 20 22 24। अब कह रहा है अगली 5 को भी ऐड कर लो, तो 24 के बाद क्या होगी भाई? 26 28 30 32 और 34। क्या सारी अगली 5 संख्या भी ऐड कर ली मैंने? अगली 5, इस सीरीज में अगली 5 संख्या भी ऐड कर ली मैंने। अब इनका एवरेज बताना जरा कितना होगा? भाई इनका एवरेज होगा पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा 50/2। कितना आ गया? 25। तो सभी का एवरेज कितना हो गया? 25 हो गया। ऑप्शन में m की जगह 20 रख के देखो, जहां पर 25 उत्तर आएगा वही आपका आंसर है। जहां पर 25 उत्तर आएगा, भाई m की जगह 20 रखूंगा तो ये तो 30 आ गया, नहीं एक तो उत्तर है ही नहीं, 10 भी उत्तर नहीं है। m की जगह 20 रखूंगा तो 25 आ गया, ये मेरा आंसर। इससे बेस्ट तरीका मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का कुछ होगा। या तो बच्चे डायरेक्ट याद करते हैं m+5, मगर कोई जरूरत नहीं, सवाल को हल्का सा पलट देगा, दिक्कत हो जाएगी। अब जरूरी नहीं हर सवाल में 20 मानो, आप कुछ और मान के देख लो। इसी सवाल में m का कुछ और मान करके देख लेना, आप अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस हो जाएगी। m की जगह 26 मान लेना, मानना सम संख्या है, इवन ही मानना, मैंने बोला है। आप 100 मान लो तब भी आंसर आएगा आपका। ऑप्शन में m की जगह वही वैल्यू रखना जो आप मानो। ओके चलो आगे चले, और ये सवाल अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क में। ये रहा। अच्छा अगर आप नहीं मानना चाहते हैं ना तो आप देख लो, मैं वैसे भी बता देता हूँ आपको। ये m आपने माना है, ठीक है भाई, तो इससे पहले वाली संख्या क्या होगी? m-2, उससे पहले वाली होगी m-4, अगली होगी m+2 और m+4। कह रहा है अगली 5 और जोड़ो, तो m+6 m+8 m+10 m+12 और m+14। अगली 5 संख्या मैंने ऐड कर ली, पूरी सीरीज बन गई। कह रहा है इनका एवरेज, तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, तो m-4 प्लस m+10 14 सॉरी और डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 2m। 2m 14 में से 4 गए 10/2, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, m+5 आएगा और बटे 2, 2 से 2 गया, आंसर आ गया m+5। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं करवाया आपको ये तरीका, है ना? मैंने एग्जांपल आपको 20 से कराया ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। अब ये सवाल आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, आप मुझे इसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे बताना, ठीक है बच्चे?